Good morning, all of you. In today's lecture of the Glossary of Chemistry, we will discuss all about the periodic table, the S block, P block, D block, F block element and their compounds, their utility, their importance, their uses, and where these elements are present, everything all about the periodic table. So let's start today's lecture about all these. The first heading, बेटा ये जो सबसे फर्स्ट हेडिंग हमने ली है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग। इसके ऊपर आमतौर पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जितनी भी हेडिंग आएंगी आपके सामने उसमें से किसी ना किसी हेडिंग के अंदर से एक क्वेश्चन कम से कम आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, लेकिन ये कोई कंपलसरी नहीं कि क्वेश्चन आएगा ही। लेकिन आमतौर पे डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पाया गया है कि इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। सो द फर्स्ट हेडिंग इज अबाउट द डायरेक्शनल एंड द नॉन डायरेक्शनल नेचर ऑफ द बॉन्ड्स। कि आपके जो डिफरेंट टाइप के जो बॉन्ड होते हैं उनमें से कौन से बॉन्ड ऐसे हैं जिनका नेचर डायरेक्शनल होता है, कौन से बॉन्ड ऐसे हैं जिनका नेचर नॉन डायरेक्शनल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो आयनिक बॉन्ड है, जो मेटेलिक बॉन्ड है, दे आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। वाई, ऐसा क्यों? ऐसा भी ऑप्शन में लिखा मिल सकता है आपको, क्योंकि जो आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड के अंदर आपने देखा है द for example in case of the NaCl crystal, the Na positive ion is simultaneously been attracted with a large number of oppositely charged ion. For example, there is the NaCl, there is another NaCl, the next NaCl, the next NaCl, and so on. There are the large number of the Na positive and the Cl negative ions in the crystal lattice. In that particular crystal lattice, the one of the, देखो आप किसी भी एक Na positive को ले ले, that particular Na positive ion is simultaneously being attracted with large number of the Cl negative ion in different directions, in all the possible direction. So there is no fixed direction of that attraction. तो what is the ionic bond? Ionic bond का मतलब क्या है? द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखो जो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के बीच जो अट्रैक्शन है दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसके बीच? द पॉजिटिवली चार्ज कैटायन एंड द नेगेटिवली चार्ज एनायन के बीच, इसी अट्रैक्शन को आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो जो Na पॉजिटिव है, इट इज साइमल्टेनियसली बीन अट्रैक्टिव विद लार्ज नंबर of the Cl negative ion in all the possible direction. So there is no particular direction in which the Na positive ion is attracted with the Cl negative ion. कोई एक डायरेक्शन नहीं है, ये डिफरेंट डायरेक्शन में सभी पॉसिबल डायरेक्शन के अंदर आपका Na पॉजिटिव आयन Cl नेगेटिव आयन से अट्रैक्टेड रहता है। और हम ये भी जानते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है दैट इज द 6:6। कोऑर्डिनेशन नंबर मींस आपका Na पॉजिटिव आयन है ये कितने Cl नेगेटिव आयन से अट्रैक्टेड है, कितने से सराउंडेड है, कितने से अट्रैक्टेड है, दैट कॉल्ड देयर कोऑर्डिनेशन नंबर। सो द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द Na positive ion in the crystal lattice of the NaCl, that is 6. Similarly, the coordination number of the Cl negative ion in the crystal lattice of the NaCl is also 6. So here is the 6:6, means the coordination number of Na positive ion, that is 6. The coordination number of the Cl negative ion, that is also 6. So the overall coordination number of the NaCl is 6:6. तो आयनिक बॉन्ड आपका नॉन डायरेक्शनल होता है। सिमिलरली अगर आप किसी मेटेलिक बॉन्ड को देखें, फॉर एग्जांपल Na, ये पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया क्योंकि ग्रुप फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, 11 एटॉमिक नंबर है, तो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद ये स्टेबलाइज हो गया, ग्रुप 18 नियोन जैसा हो गया Na पॉजिटिव आयन। ऐसे आपके काफी होंगे। देखो ये जो Na पॉजिटिव आयन है दैट इज नाउ हियर कॉल्ड एज द कर्नल। The after losing the valential electron, the remaining part of the atom is called as the kernel. इसे आप kernel कहते हैं। Now there is the electrostatic force of attraction between the kernel and that free electron. Next kernel and the next free electron. The next kernel and the next free electron, and so on. So that is the lattice of the metal. That is the lattice of the metal. अब आप किसी भी एक कर्नल को अगर आप देखेंगे, देखो फॉर एग्जांपल ये Na पॉजिटिव हमने लिया, इट इज अट्रैक्टेड विद द that particular electron, it is attracted on the left hand side electron, it is attracted with the right hand side electron, and so on. So that electrostatic force of attraction which is here present between the kernel and the free electron, that is called as the metallic bond. इसे आप कौन सा बॉन्ड कहते हैं? That is the metallic bond.
So the metallic bond is also the non-directional in nature. It is also the non-directional in nature, because you can see here a kernel is simultaneously being attracted with a large number of the free electron in all the possible direction. There is no fixed direction, okay, that is the direction in which the kernel is attracted by the electron. This is not the case. The Na positive ion, that is the kernel, is attracted in all the possible direction with the free electrons. So the metallic bond is also the non-directional in nature. While the other bonds, देखो ये तो बेटा पहला क्वेश्चन हो गया आयनिक बॉन्ड और मेटेलिक बॉन्ड के बारे में। दोनों के दोनों बॉन्ड का नेचर इलेक्ट्रोस्टैटिक है, दोनों के दोनों बॉन्ड का नेचर नॉन डायरेक्शनल है। ये ध्यान रखें, दोनों के दोनों बॉन्ड बेटा कैसे हैं? बोथ आर इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये भी आप ध्यान रखना, दोनों का नेचर बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक है। कैसा नेचर है दोनों का? इलेक्ट्रोस्टैटिक। और दोनों के दोनों बॉन्ड बेटा हैं भी कैसे? नॉन डायरेक्शनल। दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दिस बोथ आर दी डायरेक्शनल इन नेचर। ये दोनों के दोनों आपके डायरेक्शनल इन नेचर होंगे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी और कोवेलेंट बॉन्ड भी बोथ आर डायरेक्शनल इन नेचर। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम HCl की बात करें, देखो ये H कॉन्फ़िगरेशन बेटा इसकी क्या है? 1s1। Cl की बात करें, एटॉमिक नंबर देखो 17, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन बोलो क्या होगी? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, देखो 17 हो गया। तो इसकी वैलेंस शेल के अंदर बेटा आप देखोगे एक ही इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे भी आप देखेंगे 3s2 3p5 में 3s तो देखो फुलफिल्ड है। 3p के अंदर एक ऑर्बिटल्स को आप देखेंगे देयर इज वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड अब होगा क्या? H और Cl के बीच, देखो जो H है आपका, इसका ऑर्बिटल, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन। P का एक ऑर्बिटल देखो जिसकी डंबल शेप होगी, देखो ये हमने डंबल शेप बनाई, देखो ये C का ऑर्बिटल हो गया, देखो ये ओवरलैपिंग हो गई दोनों के बीच। तो देयर इज द फिक्स्ड डायरेक्शन वेयर द ओवरलैपिंग इज गोइंग टू अकर इन बिटवीन द H एंड द Cl, and that result in the formation of the bond, that is the सिग्मा बॉन्ड। देखो ये सिग्मा बॉन्ड बन गया H और Cl के बीच में, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म्ड बॉन्ड इज ऑलवेज द सिग्मा बॉन्ड। जो सबसे पहला बॉन्ड बनता है, जो सबसे पहला कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, दैट इज द सिग्मा बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज द सिग्मा बॉन्ड, ये आप ध्यान रखेंगे। तो दैट इज द फिक्स्ड डायरेक्शन वेयर द ओवरलैपिंग इज गोइंग टू अकर, सो दैट इज द डायरेक्शनल इन नेचर। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। तो यही हमने बताया, जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है इसका नेचर डायरेक्शनल होता है। नेक्स्ट पॉइंट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल आपने देखो ये काफी एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा है, जैसे H की कॉन्जुगेशन आपने देखी। अगर मैं आपको ये कहूं व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, तो आप क्या लिखेंगे? 1s0, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन देखो लॉस हो गया। क्लियर हो गया। उसके बाद अगर हम जो ये H पॉजिटिव है जिसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, अगर मैं आपको ये कहूं कि अमोनिया की स्ट्रक्चर आप ड्रा करें, तो आप कैसे ड्रा करेंगे? अमोनिया के अंदर बेटा देखो दो एलिमेंट होते हैं, वन इज द नाइट्रोजन एंड अदर वन इज द हाइड्रोजन, देखो जिसकी पहले से हमने कॉन्जुगेशन ड्रा कर रखी है। तो नाइट्रोजन की कॉन्जुगेशन अगर आप देखेंगे तो देखो 1s2 2s2 2p3, तो ये वैलेंस शेल हो गई। वैलेंस शेल के अंदर अगर आप देखेंगे 2s के अंदर दो इलेक्ट्रॉन और ये 2p के अंदर यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखो हाफ एरो से आपने रिप्रेजेंट किया। उसके बाद जो ये नाइट्रोजन है और ये देखो ये हाइड्रोजन की कॉन्जुगेशन हम देखो पहले ही लिख चुके हैं, ये इसकी ऑर्बिटल को हमने शो किया। तो नाइट्रोजन की वैलेंस शेल में देयर आर दी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर कॉल्ड एज द 3 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स एंड वन व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ पेयर स्टेट, दैट इज कॉल्ड एज द लोन पेयर। अब होगा क्या? जो नाइट्रोजन है, देखो यहाँ पे नाइट्रोजन ये हमने शो किया, इसके पास देखो एक तो लोन पेयर हो गया। 3 जो ऑर्बिटल्स हैं देखो ये हमने फॉर एग्जांपल इसी फॉर्म में ऑर्बिटल्स दिखा देते हैं, इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो 3 आपके हाइड्रोजन आएंगे, देखो 1 2 एंड द थर्ड वन हाइड्रोजन अपना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेके आएंगे। हम कोई पर्टिकुलर यूज नहीं कर रहे यहाँ पे वो चीजें कि हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे या कैसे, सिंपल हम ओवरलैपिंग शो कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखो ये अमोनिया की स्ट्रक्चर बन गई, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया। अब जो अमोनिया की स्ट्रक्चर देखो हमने बना दी यहाँ पे, नाइट्रोजन के पास देखो एक लोन पेयर, 3 इसके ऊपर देखो आपके H लग गए, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया। अब जो हमने एक कॉन्जुगेशन लिखी थी देखो ऊपर यहाँ पे देखो ये H पॉजिटिव 1s0, तो अब क्या हुआ? देखो ये H है, H के पास देखो ये ऑर्बिटल ये वैकेंट है क्योंकि H पॉजिटिव है। अब होगा क्या? नाइट्रोजन जिसके पास लोन पेयर है, इट विल एक्ट एज द डोनर, देखो ये डोनर की तरह काम करेगा। और अदर जो H पॉजिटिव है दैट विल एक्ट एज द एक्सेप्टर, देखो ये एक्सेप्टर की तरह काम करेगा। तो अपना लोन पेयर देखो इसने इसमें डोनेट किया, तो इसमें अनइक्वल शेयरिंग हुई है। पहले आपने देखा था ना, देखो HCl में देयर इज द इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन बिटवीन दीज
two atoms H and the Cl. Now the unequal sharing of the electron takes place in between the nitrogen atom of the ammonia and the H atom of the H positive ion. तो अनइक्वल शेयरिंग हुई, वन एक्ट एज द डोनर जो अमोनिया है, अदर एक्ट एज द एक्सेप्टर दैट इज द H पॉजिटिव आयन. नाउ दैट फॉर्म्ड बॉन्ड, देखो ये जो बॉन्ड बना यहाँ पे, दैट इज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इसका नेचर भी डायरेक्शनल है. देयर इज द फिक्स्ड डायरेक्शन, there is the fixed direction where that overlapping of these orbital going to takes place. ये फिक्स डायरेक्शन है कि नाइट्रोजन का ऑर्बिटल जिसमें लोन पेयर, हाइड्रोजन H पॉजिटिव का ऑर्बिटल जो वैकेंट है, यहाँ पे फिक्स डायरेक्शन है कि इन्हीं के आपस में क्या होगी, ओवरलैपिंग. सो द कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज डायरेक्शनल इन नेचर. तो कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड दोनों डायरेक्शनल इन नेचर होते हैं, और आयनिक बॉन्ड और मेटेलिक बॉन्ड दोनों कैसे होते हैं, दीज आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर. तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखेंगे, एग्जाम में काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है. नेक्स्ट टॉपिक हम ले लेते हैं टेस्ट के बारे में. नेक्स्ट हेडिंग है बेटा टेस्ट. टेस्ट के बारे में भी काफी बार एग्जाम में आ चुका है कि आज है विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फॉर द डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन्स, फॉर द डिटेक्शन ऑफ द स्टार्च. ऐसे टेस्ट के बारे में हमें जरूर ध्यान रखना पड़ता है. तो कार्बोहाइड्रेट के लिए जो टेस्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज द मोलिश टेस्ट. मोलिश टेस्ट किसके लिए यूज किया जाता है, फॉर द कार्बोहाइड्रेट्स. सिमिलरली नीन हाइड्रीन टेस्ट किसके लिए यूज किया जाता है, प्रोटीन्स के लिए. मिलियन टेस्ट किसके लिए, प्रोटीन्स के लिए. बायूरिक टेस्ट किसके लिए यूज किया जाता है, दैट इज फॉर द प्रोटीन्स. आयोडीन टेस्ट किसके लिए यूज किया जाता है, दैट इज फॉर द स्टार्च. ऐसे आप याद रखेंगे. और इनकी फुल डिटेल आपको देखनी हो तो आपकी अलग से वीडियो लेक्चर हमने दे रखा है, दैट इज अबाउट द कार्बोहाइड्रेट. उसमें काफी कंप्लीट लेक्चर है आपके कार्बोहाइड्रेट्स का, तो वहां पे मोलिश टेस्ट की फुल एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी. प्रोटीन्स आपके अमीनो एसिड, प्रोटीन्स आपकी जो वीडियो आपकी सीरीज है उसके अंदर आप देखिए ये डिफरेंट टेस्ट है, नीन हाइड्रीन, मिलियन, बायरी टेस्ट, जेंथोफोरेटिक टेस्ट व्हिच इज आल्सो यूज्ड फॉर द प्रोटीन्स. वो सारी की सारी एक्सप्लेनेशन वहां पे दी जा चुकी हैं. नेक्स्ट द स्टार्च के लिए आयोडीन टेस्ट. सो ये सारी की सारी बातें आप पार्टिकुलर स्पेस के ऊपर जाके वहां पे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं. यहाँ पे हम सिर्फ ग्लोसरी देख रहे हैं. इन्हें सिंगल वन वर्ड के क्वेश्चन आए तो किस टाइप से आप उसका जवाब दें, वो बातें बेटा आपको बताई जा रही हैं. तो आप इन टेस्ट के नाम जरूर याद रखें. कौन सा टेस्ट किस बायोमोलिक्यूल्स के लिए यूज किया जाता है, कौन से बायोमोलिक्यूल की डिटेक्शन के लिए कौन सा टेस्ट एप्लीकेबल होता है. इसके बाद नेक्स्ट आते हैं बॉन्ड्स इन द बायोमोलिक्यूल्स. तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा बॉन्ड है प्रेजेंट, कहाँ पे प्रेजेंट है कौन सा बॉन्ड. हम इन बॉन्डों के बारे में बताना शुरू करें उससे थोड़ा एक बेसिक पहले आपको बता देते हैं. फॉर एग्जांपल आपसे कोई ये पूछ ले, ध्यान देना कि HCl में कौन सा बॉन्ड होता है, तो आप ये कहेंगे, अभी हमने आपको सिखाया भी था कि H और Cl के बीच में आपकी जो डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं उनके बीच क्या हुई थी, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स हुई थी. तो कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है यहाँ पे. कैसा प्रेजेंट होता है, कौन सा बॉन्ड होता है यहाँ पे, कोवलेंट बॉन्ड. कोई आपसे ये पूछे कि NaCl में कौन सा बॉन्ड होता है, तो अभी जैसे मैंने आपके पीछे बताया था कि इसके अंदर कौन सा बॉन्ड था, दैट इज द आयनिक बॉन्ड. आयनिक बॉन्ड, क्योंकि ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है कि जो Na है एटॉमिक नंबर 11, Cl एटॉमिक नंबर 17, हर कोई स्टेबलाइज होना चाहता है अकॉर्डिंग टू द ग्रुप 18 एलिमेंट. तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, इसने एक इलेक्ट्रॉन देखो लॉस कर दिया, तो Na पॉजिटिव एटॉमिक नंबर 10, यानी इसकी कॉन्ग्रेशन हो गई, बोलो किस जैसी, नियोन जैसी कॉन्ग्रेशन. आफ्टर टेकिंग दैट लॉस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सोडियम, Cl क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को देखो गेन करता है, ये Cl नेगेटिव, मींस इसकी कॉन्ग्रेशन हो जाएगी आर्गन, 18 एटॉमिक नंबर हो गया. तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव के बीच अब क्या होगी, अट्रैक्शन. ऐसे ही डिफरेंट Na डिफरेंट Cl होंगे, तो ये डिफरेंट कंप्लीट लैटिस बन जाएगा. और अब ये जो अट्रैक्शन बनी है पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच, दैट इज द आयनिक बॉन्ड. ये कैसा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड. कहने का मतलब आपके डिफरेंट टाइप के ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन कौन से बॉन्ड है. जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बेटा आपने देखा होगा, हमने ये लिखा था CuSO4.5H2O. देखो ऐसा आपने ध्यान दिया होगा. तो इसमें मैंने आपको ये बताया था, देखो बेटा कि Cu2 पॉजिटिव और देखो यहाँ पे है SO4 नेगेटिव आयन. तो यहाँ पे तो बेटा कैसा बॉन्ड है, दैट इज द आयनिक इंटरेक्शन. कैसी इंटरेक्शन है, आयनिक. उसके बाद आपको ये बताया गया था देयर आर दी 4 H एटम, देयर आर दी 4 H एटम, 4 हाइड्रोजन 4 वाटर मोलिक्यूल ऐसे हैं जो अपने लोन पेयर की हेल्प से Cu2 पॉजिटिव आयन के साथ कैसा बॉन्ड बनाते हैं, दे फॉर्म्स द कोऑर्डिनेट बॉन्ड. व्हाइल देयर इज वन वाटर मोलिक्यूल व्हिच फॉर्म्स द हाइड्रोजन बॉन्ड. देखो ये हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया. तो आप बड़े ध्यान से देखेंगे
और कोई आपसे ये पूछे कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया, नेम द डिफरेंट टाइप ऑफ द बॉन्ड, द डिफरेंट टाइप ऑफ द बॉन्ड व्हिच आर प्रेजेंट इन द ब्लू विट्रियोल, इसे आप ब्लू विट्रियोल कहते हैं ना, CuSO4.5H2O को ब्लू विट्रियोल। तो नेम द डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड व्हिच आर प्रेजेंट इन द ब्लू विट्रियोल, ऑप्शन में लिखा आएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, देखो ये यहाँ पे प्रेजेंट है। ये कैसा बॉन्ड हो गया जो मैंने अभी बताया, 4 वाटर मॉलिक्यूल्स ने बनाया, दैट इज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, देखो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया। तो ब्लू विट्रियोल में हाइड्रोजन बॉन्ड भी प्रेजेंट है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी प्रेजेंट है। और कॉपर आयन और सल्फेट आयन के बीच बेटा देखो ये जो बॉन्ड है ये कैसा बॉन्ड है, दैट इज द आयनिक बॉन्ड, कैसा बॉन्ड हो गया, दैट इज द आयनिक बॉन्ड, देखो आयनिक बॉन्ड भी प्रेजेंट है। और जो ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं या SO4 में सल्फर ऑक्सीजन के बीच है, तो वो कोवलेंट बॉन्ड भी प्रेजेंट होते हैं विद इन द वाटर मोलिक्यूल, दैट इज द कोवलेंट बॉन्ड भी प्रेजेंट है। तो मींस दीज ऑल टाइप ऑफ बॉन्ड आर प्रेजेंट इन द ब्लू विट्रियोल। ब्लू विट्रियोल में आयनिक बॉन्ड भी प्रेजेंट है, कोवलेंट बॉन्ड भी प्रेजेंट है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी प्रेजेंट है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी प्रेजेंट है। तो ये 4 तरह के बॉन्ड किस में प्रेजेंट होते हैं, ब्लू विट्रियोल के अंदर। तो हम ये कोरिलेट किससे कर रहे थे, अब बायोमोलिक्यूल्स की अगर हम बात करें, तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इनमें जो डिफरेंट मोनोमेरिक यूनिट होती है, मोनोसेक्राइड यूनिट होती है, कार्बोहाइड्रेट के कंप्लीट लेक्चर को आप देख सकते हैं, वहां पे जो बॉन्ड बनता है बाय द कंडेंसेशन रिएक्शन होती है, मींस लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है, वहां पे डिफरेंट जो आपकी यूनिट जुड़ती हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, चाहे ग्लूकोज जोड़े तो उनके बीच में कंडेंसेशन होता है, डिफरेंट ग्लूकोज यूनिट आपस में जुड़ती है, वाटर मॉलिक्यूल लॉस होता है, और जो बॉन्ड जब बनता है वो एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है, दैट इज द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोटीन्स है उनके अंदर जो बॉन्ड होते हैं, दीज आर दी पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड आर प्रेजेंट इन द प्रोटीन्स। पेप्टाइड बॉन्ड्स प्रोटीन्स बनती कैसे हैं, अमीनो एसिडों की कंडेंसेशन से। जो डिफरेंट अमीनो एसिड होती हैं उनके बीच में जब हम कंडेंसेशन करें, फॉर एग्जांपल देयर इज ए कार्बन एटम whose all the 4 bonds are satisfied by different groups. On the right hand side there is the C terminal CH group, on the left hand side there is the N terminal NH2 group, और एक कहीं पे आप R और H लिख दें। ऐसे आप डिफरेंट एमिनो एसिड को अगर आप लिखना शुरू कर दे और इनके बीच में देखो जो बॉन्ड बनता है वाटर मॉलिक्यूल लॉस होने के बाद, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे दिखाया ये OH और यहाँ से देखो एक H आएगा। उसके बाद देखो ये जो बॉन्ड बनता है, देखो ये एमाइड लिंकेज बनती है, दैट इज द एमाइड लिंकेज, देखो ये वाली लिंकेज, देखो ये लिंकेज, नाउ दैट इज कॉल्ड एज द पेप्टाइड बॉन्ड। इसे आप पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। रिमेनिंग फैक्टर आपके सेम रहेंगे, रिमेनिंग कॉन्स्टिट्यूएंट जो आपके एटम्स हैं वो आपके सेम रहेंगे, स्केलेटन आपका सेम है साइड में। क्लियर हो गया इतना? ऐसे ही ये जुड़ते चले जाते हैं, इधर से OH निकलेगा, इधर से देखो एक H निकलेगा, एंड सो ऑन, ये लंबी चेन बन जाएगी, मींस आपके प्रोटीन्स बन जाते हैं। ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने ड्रा की थी, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एमिनो एसिड, ये फर्स्ट एमिनो एसिड, ये सेकंड एमिनो एसिड, और इनके बीच से वाटर मॉलिक्यूल लॉस हुआ। क्या लॉस हुआ यहाँ से, वाटर मॉलिक्यूल, और फिर ये लिंकेज बनी, पेप्टाइड लिंकेज, CONH इज कॉल्ड एज द पेप्टाइड बॉन्ड, ये आपका पेप्टाइड बॉन्ड होता है। तो प्रोटीन्स के अंदर कौन से जो लंबी स्ट्रक्चर बनेगी, दैट इज द प्रोटीन। तो जो आपके प्रोटीन्स के अंदर कौन सा बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है लिपिड्स। लिपिड्स के अंदर जो बॉन्ड होते हैं, दीज आर दी एस्टेरिक बॉन्ड। कई बार बच्चे एग्जाम में एस्टेरिक बॉन्ड और ईथर बॉन्ड ऑप्शन दोनों मिल जाती है, एस्टेरिक बॉन्ड ईथर बॉन्ड, तो बच्चे उसी में पजल हो जाते हैं। तो आप यहाँ पे पजल नहीं होंगे, हमने आपको बता दिया ये भी साथ के साथ कि आप पजल कहाँ पे हो सकते हैं। तो आपको एस्टेरिक बॉन्ड के ऊपर टिक करना है। नेक्स्ट आ जाता है पॉइंट यहाँ पे DNA और RNA के बारे में। लास्ट लेक्चर में मैंने कंप्लीट इसके बारे में आपको बता दिया था कि कहाँ पे कौन सा किस तरह का बॉन्ड बनता है। हमने बताया था DNA की फुल फॉर्म भी डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, RNA की फुल फॉर्म आ जाए एग्जाम में तो राइबोज न्यूक्लिक एसिड या राइबोन्यूक्लिक एसिड भी कह देते हैं। तो इसके अंदर जो आपके डिफरेंट आपकी जो ये कंपाउंड बने, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के जो बॉन्ड होंगे, इनके अंदर डिफरेंट जो यूनिट्स प्रेजेंट होंगी, चाहे वो DNA हो चाहे RNA हो, तो उसके अंदर एक फिक्स्ड पैटर्न होता है, जिस पैटर्न के अंदर आपकी जो डिफरेंट यूनिट्स हैं वो आपकी कंबाइन करती हैं एक दूसरे से। DNA के अंदर डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, किसके किसके बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ये हमेशा ध्यान रखने का पॉइंट है। तो आपके DNA हो चाहे RNA हो, उन सभी के अंदर जो डिफरेंट टाइप के देखो जो बॉन्ड प्रेजेंट होंगे यहाँ पे, वो कौन कौन से आखिर बॉन्ड है, तो उनके बारे में थोड़ा आपको बता दें। तो जो आपका DNA है, इसकी एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है, RNA की सूडो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है। तो जो DNA की हेलिकल जो स्ट्रक्चर होती है वो किस टाइप की होती है, देखो आपको बता दें कि देखो ये हमने स्केलेटन बना दिया, देखो इस टाइप से, ये हमने पेंटोज शुगर की देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाई, पेंटोज शुगर की, देखो ये दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द पेंटोज शुगर। अगर हम यहाँ से बात करें तो देखो किस टाइप से अब हम इसको लिखेंगे, हम कुछ इसको ऐसे लिखेंगे
देखो ये जो एंड है ना यहाँ पे, देखो ये वाला जो एंड है यहाँ पे आपका अटैच होता है बेटा CH2OH, दैट इज अ 5.5। देखो ये 5 पोजीशन, ये 5 वाला कार्बन, ये 4, ये 3, ये 2, दैट इज द कार्बन एटम नंबर 1। क्लियर हो गया इतना? तो हर जगह के ऊपर क्या लगा हुआ होता है, जो कार्बन एटम नंबर, देखो ये जो पोजीशन होती है जिसे आप 3 पोजीशन कहते हैं, यहाँ पे भी बेटा क्या होता है, दैट इज द OH हर जगह पे बेटा इसी टाइप से HOH। और ऐसे ही जो कार्बन एटम नंबर 2 है बेटा, यहाँ पे H, इस OH की वजह यहाँ पे बेटा देखो ये H हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज अ डीऑक्सीराइबोज शुगर। अगर यहाँ पे OH होता, दैट इज द राइबोज शुगर। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, राइबोज शुगर एंड द डीऑक्सीराइबोज शुगर। ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद होगा क्या, ऐसा ही ऐसी ही देखो स्ट्रक्चर अगर हम दूसरी बना दें, देखो आपके सामने, बड़े ध्यान से देखना आप, सेकंड स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने देखो ड्रा कर दी, और ऐसे ही देखो उसी टाइप से। तो जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखो हमने यहाँ पे ड्रा की है, इसमें बिल्कुल इसी टाइप की अरेंजमेंट हम शो करेंगे। देखो ये HOH जैसे ऊपर हमने शो किया था, देखो ये H बिल्कुल वही 1 2 3 4, देखो H, और यहाँ पे नंबर 2 के ऊपर HH ही होते हैं, ये HOH, और ये नंबर 5 है तो ये CH2OH। अब होगा क्या, बीच में यहाँ पे प्रेजेंट होता है बेटा फास्फोरिक एसिड। क्या प्रेजेंट होता है यहाँ पे H3PO4, दैट इज द फास्फोरिक एसिड। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर ड्रा करें अच्छे से फास्फोरिक एसिड की, तो देखो स्ट्रक्चर क्या होगी, इसमें एक तो बेटा फास्फोरस होगा, इसमें देखो ये ऑक्सीजन क्योंकि 4 थी, देखो 4 ऑक्सीजन, देखो ये OH, इधर भी बेटा OH होगा, H3 है ना यहाँ पे, तो उसके बाद ये एक OH, कितने हो गए, और ये डबल बॉन्ड हो गया, तो H3PO4, दैट इज द स्ट्रक्चर। अब इसमें होगा क्या कि जो C5 एंड है, यहां से भी बेटा क्या लॉस होगा, यहाँ से लॉस होगा वाटर, देखो इस टाइप से। इधर से भी क्या लॉस होगा, देखो ये 1 एंड 2 एंड ये 3, ये 4, और देखो ये 5, तो 3 के थ्रू भी क्या लॉस होगा, देखो ये वाटर लॉस हो जाएगा। तो जो अटैचमेंट होती है देखो शुगर की, ये कौन सा शुगर कहलाता है, दैट इज कॉल्ड एज द पेंटोज शुगर। पी शुगर मैंने लिख दिया, दैट इज कॉल्ड एज पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर इसलिए क्योंकि पेंटागन की फॉर्म के अंदर आपको दिख रहा है, पेंटोज शुगर है ये। क्लियर हो गया इतना? तो पेंटोज शुगर और फास्फोरिक एसिड के बीच में जो ये बॉन्ड बना है, देखो ये वाटर लॉस होने के बाद, दैट इज कॉल्ड एज द फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। दैट इज कॉल्ड एज द फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है। तो अभी हमने ऊपर देखो लिख रखा है कि कहाँ पे कौन कौन से बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो आपका पेंटोज शुगर, फिर फास्फोरिक एसिड, फिर पेंटोज शुगर, ये तो देखो वन चेन है। अब जो दूसरी चेन होती है ना बेटा, इसका जो एंड आप बड़े ध्यान से देखो, देखो कैसा है, इसके नीचे की तरफ कौन सा एंड है बेटा, यहाँ पे 5 एंड, देखो 5 एंड, देयर इज अ 5 डैश एंड। और अब ऊपर की तरफ कौन सा एंड है बेटा, 3 डैश एंड। तो 3 डैश 3 से 5 की तरफ चलेंगे, देखो ये हो गया। तो दूसरी साइड में जो दूसरी चेन है, अगर आप उसमें देखेंगे, तो देखो ये अपवर्ड डायरेक्शन में आपको दिखाना पड़ेगा इस शुगर का, देखो इस टाइप से, देखो इस टाइप से। अगर ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में आप शो करेंगे देखो इसको, तो फिर देखो कैसे शो करें इसको, ये वही कार्बन एटम नंबर 1 रहेगा, ये 2, ये 3, ये 4, और ये 5 वाला देखो इस टाइप से आपने शो किया, देखो CH2OH। क्लियर हो गया आपको? तो यहाँ पे H, और ये बेटा कौन है, OH। नंबर 2 के ऊपर फिर उसी टाइप से HH होगा, और यहाँ पे हमने क्या शो किया बेटा, H, और ये कौन है बेटा आपका OH। क्लियर हो गया? ऐसे ही दोबारा से आपके फास्फोरिक एसिड आएगा, देखो यहाँ पे P, और देखो यहाँ पे OH, इसी टाइप से POH, ये POH, और ये डबल बॉन्ड और फास्फोरिक एसिड। ऐसे दूसरे पेंटोज शुगर की स्ट्रक्चर आप ड्रा करेंगे बिल्कुल उसी पैटर्न के ऊपर, देखो ऐसे बिल्कुल सेम पैटर्न के अंदर। और यहाँ पे कौन सा एंड होगा बेटा, ये CH2OH। देखो 5 एंड होगा, ये 4 के बाद बेटा कौन सी पोजीशन थी, 5, ऐसे पोजीशन नंबर ये 5 है। तो ये H, उसी टाइप से ये आपका H, और ये OH, ये H, ये HOH, ये कार्बन एटम नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4 एंड 5। तो उसी टाइप से देखो ये वाटर लॉस होगा यहाँ से, देखो ये वाटर लॉस, इसी टाइप से ये वाटर लॉस होगा यहाँ से, हो गया ना? तो ये जो बॉन्ड बना, ये उसी टाइप से बेटा कौन सा बॉन्ड है, दैट इज द फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो आपने क्या देखा, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड किसके बीच बनता है, दैट बॉन्ड इज फाउंड बिटवीन द, आपका जो शुगर मॉलिक्यूल है, ये जो आपका डीऑक्सीराइबोज शुगर और फास्फोरिक एसिड के बीच फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। उसके बाद जो नंबर 1 पोजीशन है, यहाँ पे प्रेजेंट होते बेटा नाइट्रोजन बेस।
इधर भी बेटा कौन प्रेजेंट होगा ऐसे इसके ऊपर, नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस बेटा दो टाइप के होते हैं, वो आपके प्यूरिन भी हो सकते हैं, देखो प्यूरिन, और एक पिरिमिडीन होते हैं बेटा। एक प्यूरिन होते हैं और दूसरे कौन से होते हैं यहाँ पे, पिरिमिडीन। प्यूरिन एंड पिरिमिडीन, क्लियर हो गया इतना। तो प्यूरिन कौन कौन से होते हैं, एक तो एडेनिन और एक ग्वेनिन। और पिरिमिडीन कौन से होते हैं, एक तो थायमिन, एक साइटोसिन और एक यूरेसिल। ये चीजें होती बेटा। तो उसके बाद हमें क्या ध्यान रखना है कि किसकी लिंकेज किसके साथ बने। एक रूल होता है जिसे चारगोफ्स रूल कहते हैं, जिसमें ए हमेशा टी के साथ कंबाइन करता है बाय फॉर्मिंग 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, जी हमेशा सी के साथ कंबाइन करता है बाय फॉर्मिंग द 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये तो बात हुई डीएनए की, लेकिन आरएनए के अंदर होता क्या है, वहां पे फिर टी नहीं होता। टी की जगह बेटा कौन आ जाता है, वहां पे आ जाता है यूरेसिल इन केस ऑफ, बोलो कौन, आरएनए। दैट इज द डिफरेंस। देखो चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, दोनों में प्यूरिन भी होती है, पिरिमिडिन भी होते हैं। प्यूरिन सेम रहते हैं चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, एडेनिन और ग्वेनिन यही रहेंगे। पिरिमिडिन में डिफरेंस आता है, डीएनए है तो थायमिन और साइटोसिन, अगर आपका आरएनए है तो बस थायमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है। और कॉम्बिनेशन की बात करें तो चारगोफ्स रूल के बेसिस के ऊपर प्यूरिन हमेशा पिरिमिडिन के साथ ही लिंकेज करेगा। जो अभी हमने ये बताया, देखो एक नाइट्रोजन बेस इधर, एक नाइट्रोजन बेस इधर, जो आमने सामने होंगे तो वो कौन होंगे, अगर आपका यहाँ पे इस साइड में कोई प्यूरिन है तो दूसरी साइड में बेटा यहाँ पे पिरिमिडिन का ही होना जरूरी है, तभी आपके ये दो चेन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। और वो भी कौन, अगर आपके यहाँ पे बेटा नाइट्रोजन बेस फॉर एग्जांपल अगर एडेनिन है और डीएनए की बात चले तो बेटा यहाँ पे थायमिन ही होगा, और इनके बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। कैसे बॉन्ड बनेंगे, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। और जो नंबर 1 पोजीशन के ऊपर ही नाइट्रोजन बेस अटैच होता है, देखो ये नंबर 1 पोजीशन के ऊपर, और जिस बॉन्ड से अटैच होता है, नाउ दैट इज कॉल्ड एज द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, दैट इज द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक हो गया। अब जो दो चेन थी, देखो एक 3 डैश से 5 डैश एंड, और दूसरे का अगर आप एंड देखें तो इसका 3 डैश बेटा कहाँ पे, इसका नीचे की तरफ 3 एंड है और ऊपर की तरफ बेटा कौन सा था, 5 एंड। मींस दीस टू चेन आर प्रेजेंट एंटी पैरेलल टू ईच अदर। पहली चीज, दो चेन की बैकबोन किसकी बनी हुई थी, देखो ये पेंटोज शुगर फास्फोरिक एसिड, पेंटोज शुगर फास्फोरिक एसिड, दैट इज द बैकबोन चेन। और इंटीरियर पार्ट किसने बनाया, इंटीरियर पार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं दीज नाइट्रोजन बेसिस, चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, दो हेलिक्स हैं, ये आपस में जुड़ गए डीएनए के अंदर। अब डिफरेंट टाइप के बॉन्ड कौन से हैं, क्योंकि बातें हमारी बॉन्ड्स की चल रही थी, तो आपने देखा डीएनए हो चाहे आरएनए हो, आपके पेंटोज शुगर और फास्फोरिक एसिड के बीच तो कौन सा बॉन्ड बना, दैट इज द फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। देखो जो हमने लिखा था, द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज प्रेजेंट इन बिटवीन द शुगर एंड द बेस, लिखा ना हमने, ये शुगर है और ये बेस था नाइट्रोजन बेस जो नंबर 1 के पोजीशन के ऊपर अटैच है, तो दैट इज द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सेकंड फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, देखो हमने ये यहाँ पे लिख रखा है, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट है, दैट फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड इज प्रेजेंट इन बिटवीन द शुगर एंड द फास्फोरिक एसिड, जो हमने शो किया। अब जो दो चेन आपस में कैसे कनेक्टेड है, बाय द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट इन बिटवीन द नाइट्रोजन बेसिस, वो नाइट्रोजन बेसिस के बीच होता है। और एडेनिन थायमिन के बीच 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, और ग्वेनिन और साइटोसिन के बीच में हमेशा ही 3 बॉन्ड नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। सो दैट इज अबाउट द बॉन्ड इन द बायोमोलिक्यूल्स। और भी जो भी ग्लोसरी आपको मिले इसी हेडिंग के नीचे, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन और पूछ लें बेटा, काफी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आ चुका है, आपसे ये पूछा जाता है, फॉर एग्जांपल केसीएन, केसीएन में कौन से बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, बताओ बेटा शाबाश, जल्दी से सोच के नेम द बॉन्ड्स, या द बॉन्ड्स विच आर प्रेजेंट इन द केसीएन आर, ऑप्शन में लिखा मिलेगा, तो आप किसके ऊपर टिक करेंगे। मान लीजिए ऑप्शन में लिखा आ जाए कोवेलेंट बॉन्ड, ऑप्शन में लिखा आ जाए आयनिक बॉन्ड, ऑप्शन में लिखा आ जाए बोथ ऑफ देम, ऑप्शन में लिखा आ जाए नन ऑफ देम, तो आप किस पे टिक करेंगे। देखो यहाँ पे जो के पॉजिटिव होता है और सी एन बेटा नेगेटिव होता है, दैट इज एन आयनिक कंपाउंड। तो के पॉजिटिव और सी एन नेगेटिव के बीच तो बेटा कौन सा बॉन्ड है, दैट इज द आयनिक बॉन्ड। देखो ये आयनिक बॉन्ड है यहाँ पे। और जो सी एन है, देखो ये सी एन आयन, इसके अंदर सी और एन के बीच में, ध्यान दो मैं क्या कह रहा हूं, सी और एन के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट है, दैट इज द कोवलेंट बॉन्ड। बेटा वो कैसा बॉन्ड प्रेजेंट है यहाँ पे, दैट इज द कोवलेंट बॉन्ड, वो कोवलेंट बॉन्ड होता है यहाँ पे, ये चीज आप जरूर ध्यान रखेंगे। तो इस दोनों बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, केसीएन के अंदर आयनिक बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है और कोवलेंट बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है। सो दैट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन में से कोई ना कोई क्वेश्चन हो सकता है आपको भी एग्जाम में देखने को मिल जाए। नेक्स्ट हेडिंग हम लेते हैं बेटा अब अपनी पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन।
तो ये हमने एक बारी पहले भी आपको बताए थे, लेकिन फिर से क्योंकि ग्लोसरी चली हुई है हमारी, तो ग्लोसरी के अंदर तो इन ब्रीफ हम केमिस्ट्री का पार्ट लेके ही आएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है, तो ग्रुप 1 एलिमेंट दिस कॉल्ड एज द एल्कली मेटल, while the group 2 are called as the alkaline earth metals. The S and P block element, they are collectively called as the noble, normal or the representative elements. एग्जाम में आ जाए which element called as the normal element, which element called as the representative elements, तो आप लिखेंगे S and P block element. S और P block element को collectively आप नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कह देते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें दिखने में आपको छोटी छोटी दिख रही हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बहुत है, एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट, द थर्ड पीरियड एलिमेंट आर कॉल्ड एज अ टिपिकल एलिमेंट। जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट होते हैं, देखो जो लेफ्ट टू राइट आपके चलते हैं, जैसे हाइड्रोजन इस एंड के ऊपर, दूसरे एंड पे हीलियम, सो दैट इज कॉल्ड एज द फर्स्ट पीरियड, इसे आप फर्स्ट पीरियड कहते हैं। उसके बाद जैसे सेकंड पीरियड की अगर आप बात करें, तो सेकंड पीरियड में कौन आता है यहाँ पे, जैसे लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर आगे जाके यहाँ पे आपके स्टार्ट होता है जैसे बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, द नियोन, दैट इज द सेकंड पीरियड एलिमेंट। उसके बाद जब आप थर्ड पीरियड एलिमेंट की बात करें, तो यहाँ पे कौन आ जाता है, दैट इज द सोडियम। उसके बाद बेटा कौन आता है, मैग्नीशियम। बोरोन के नीचे एल्यूमिनियम, कार्बन के नीचे सिलिकॉन, नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, फ्लोरीन के नीचे आपके क्लोरीन और नियोन के नीचे आर्गन। सो दीज आर दी थर्ड पीरियड एलिमेंट। आपके ये थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं, these are the third period element, these called as the typical element, ये आपके typical element कहलाते हैं। while the second period element are called as the bridge element, जो second period element है उन्हें आप क्या कहते हैं, these are the bridge element। क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं जिंक, कैडमियम और मरकरी। जो आपने यहाँ पे देखा, सोडियम के नीचे आपका कौन होगा, पोटेशियम, एटॉमिक नंबर 19, फिर कैल्शियम एटॉमिक नंबर देखो जो 20 है। यहाँ से अब आपके डी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट हो जाते हैं, स्कैंडियम से लेके, और बोरोन एल्यूमिनियम देखो ये गैलियम है, इसका एटॉमिक नंबर तो बेटा 31 है, इससे जस्ट पहले यहाँ पे जिंक आ जाएगा। तो स्कैंडियम से लेके जिंक तक जो बीच की सीरीज है, दैट इज द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। और यहाँ पे जिंक, जिंक के नीचे बेटा कौन होता है, जिंक के नीचे कैडमियम, कैडमियम के नीचे मरकरी। तो ये जो 3 एलिमेंट हैं, दीज कलेक्टिवली कॉल्ड एज द वोलेटाइल एलिमेंट्स, इन्हें आप वोलेटाइल एलिमेंट्स कहते हैं। जिंक, कैडमियम, मरकरी, दिस कलेक्टिवली कॉल्ड एज द वोलेटाइल एलिमेंट्स। इससे जस्ट पहले, जिंक से पहले बेटा कौन आता है यहाँ पे, कॉपर। देखो कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, दीज 3 एलिमेंट कलेक्टिवली कॉल्ड एज द क्वाइनेज मेटल, आप इन्हें क्वाइनेज मेटल कहते हैं, दिस कॉल्ड एज द क्वाइनेज मेटल। क्योंकि इन्हीं को यूज करते हुए क्या बनाए जाते थे, आपके डिफरेंट क्वाइंस बनाए जाते हैं, इसलिए इनको क्वाइनेज मेटल कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा जो आपके 6 एलिमेंट हैं, जो आपके जैसे आपने देखा ना, आयरन, कोबाल्ट और निकिल, आयरन, कोबाल्ट और निकिल, एटॉमिक नंबर आयरन का 26, 26, यस 27 और 28। इनके नीचे जो 6 एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं वो कौन कौन से, रुदेनियम, रहोडियम एंड प्लेडियम, एग्जैक्ट इनके नीचे होते हैं पीरियोडिक टेबल में, और ऑस्मियम, इरिडियम और प्लेटिनम। दिस 6 एलिमेंट के अंदर जो मेजर एलिमेंट है, दैट इज अ प्लेटिनम। ऑन दैट बेसिस all these 6 element collectively called as the platinum metals, इसे आप प्लेटिनम मेटल्स कहते हैं। आपने ये भी पढ़ा है कि सबसे ज्यादा जो डेंसिटी होती है ओस्मियम की होती है। उसके बाद आपने ये भी पढ़ा, जो ओस्मियम है यहाँ पे OS, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे हाईएस्ट होती है इन द पीरियोडिक टेबल, दैट इज द +8 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये शो करता है, दैट इज इन द स्टेबलेस्ट फॉर्म। हम अनस्टेबल फॉर्म के अंदर बात नहीं कर रहे। द स्टेबलेस्ट +8 ऑक्सीडेशन स्टेट इज शोन बाय द एलिमेंट दैट इज द ओस्मियम, वो आपका ओस्मियम होता है। सो दीज आर दी प्लेटिनम मेटल्स की हमने बातचीत की, दीज आर दी 6 नंबर। नेक्स्ट, नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो आपके प्रेजेंट होते हैं, किसके अंदर, ग्रुप 1 के अंदर कौन होता है, दैट इज द फ्रेंशियम। ग्रुप 2 में देखें, दैट इज द रेडियम। दीज आर प्रेजेंट रिस्पेक्टिवली इन द ग्रुप नंबर 1 एंड द ग्रुप नंबर 2। ये वो नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जबकि दूसरे जो एलिमेंट है, सिंथेटिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट बेटा कौन है, जैसे पोलोनियम, एस्टेटाइन, रेडोन, टेक्नीशियम, these are the other रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स। जैसे एक्टिनाइड्स हैं, उसके अंदर आपके रेडियोएक्टिव एलिमेंट है 92 के बाद के, वो सारे के सारे सिंथेटिक होते हैं। तो जितने भी और हायर एलिमेंट्स हैं, तो ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं कौन आपके नेचुरल एलिमेंट हैं। द ऑल द एलिमेंट अप टू द एटॉमिक नंबर 92 आर द नेचुरल एलिमेंट एक्सेप्ट वन, दैट इज द टेक्नीशियम, एटॉमिक नंबर 43। देखो जो हमने लिख रखा है टेक्नीशियम 43, ये आपका सिंथेटिक एलिमेंट है, मैन मेड एलिमेंट है, डी ब्लॉक के अंदर ये प्रेजेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है लिक्विड मेटल्स के बारे में। लिक्विड, तो लिक्विड कौन कौन है, जैसे मरकरी के बारे में तो आपके लिए नोन है ही, आपके सीजियम, फ्रेंशियम, गैलियम के बारे में आपके एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेम द एलिमेंट, द विच एलिमेंट गेट मेल्ट्स व्हेन
इट इज प्लेस्ड ऑन द पाम, आपकी हथेली के ऊपर उसको रखें तो जो पिघल जाता है, तो आप गैलियम के ऊपर टिक करके आते हैं एग्जाम में, ये आप ध्यान रखेंगे। व्हाइल द नॉन मेटल लिक्विड, वो आपका कौन है, दैट इज द ब्रोमीन, वो आपका ब्रोमीन है। तो एग्जाम में आप ये भी ध्यान रखेंगे। टंगस्टन हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका है, तो आप क्या टिक करके आएंगे, टंगस्टन का, और इसको बल्ब फिलामेंट के अंदर यूज किया जाता है। मरकरी का लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है, दैट इज द Hg। गैसेस कौन कौन है आपकी पीरियोडिक टेबल में, जैसे ग्रुप 18 एलिमेंट्स आ रहे, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन, दीज आर ऑल आर द ग्रुप 18 एलिमेंट, ऑल आर गैसेस। ग्रुप 17 फ्लोरीन, क्लोरीन, these are the gases। ब्रोमीन आपका लिक्विड होता है, आयोडीन आपका सॉलिड। ग्रुप 16 के अंदर ऑक्सीजन इज ए गैस, 15 के अंदर नाइट्रोजन इज ए गैस। हार्डेस्ट मेटल कोई आपसे पूछे, दैट इज अ टंगस्टन, ये आप जरूर ध्यान रखें, द हार्डेस्ट मेटल इज टंगस्टन, दैट इज W, दैट इज द हार्डेस्ट मेटल। द लाइटेस्ट मेटल कोई आपसे पूछे, दैट इज द लिथियम। लाइटेस्ट नॉन मेटल कोई आपसे पूछे, दैट इज द हाइड्रोजन। द हैवीएस्ट मेटल कोई आपसे पूछे, दैट इज द ओस्मियम। वेपराइजेबल सॉलिड कोई आपसे पूछे, आपने देखा है ये सब्लिमेशन प्रोसेस को शो करता है, आयोडीन सॉलिड वायलेट कलर के वेपर्स इसके बन जाते हैं। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन है, दैट इज द ऑक्सीजन। मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल कौन है, दैट इज द ऑक्सीजन। और मोस्ट अबंडेंट मेटल कोई आपसे पूछे, दैट इज द एल्यूमिनियम। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द डिफरेंट ग्रुप्स, फॉर एग्जांपल आपसे ग्रुप नंबर 1 में पूछे तो पोटाशियम, ग्रुप 2 में पूछे तो कैल्शियम, ग्रुप 13 में पूछे एल्यूमिनियम, 14 में सिलिकॉन, 15 में फास्फोरस, 16 में ऑक्सीजन, और उसके बाद अगर कोई आपसे 18 के अंदर पूछता है, दैट इज द आर्गन। तो इस टाइप से डिफरेंट एलिमेंट्स को आप याद रखेंगे। आपसे कोई ये पूछे व्हिच इज द लार्जेस्ट एटम इन द पीरियोडिक टेबल, आप कहेंगे दैट इज द सीजियम, क्योंकि आप जानते हैं पीरियोडिक टेबल में जब आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज क्या होगा, डिक्रीज। डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज क्या होगा, दैट विल इंक्रीज। तो ये साइज के बारे में आप ध्यान रखेंगे कि साइज इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप जाने से, लेफ्ट टू राइट जाने से साइज हमेशा क्या होता है, डिक्रीज। तो जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो कहाँ पे मिलेगा, सबसे बड़ा एटम कहाँ पे मिलेगा, वो आपके बिल्कुल लेफ्ट साइड में मिलेगा और लेफ्ट बॉटम में मिलेगा। तो लेफ्ट बॉटम मींस ग्रुप 1 का जो बॉटम है, ग्रुप 1 के बॉटम में देखें लास्ट में तो फ्रेंशियम रेडियोएक्टिव आ गया एलिमेंट, लेकिन जो रेडियोएक्टिव नहीं है दैट इज द सीजियम। द स्मॉलेस्ट एटम कौन होगा, आपके देखो ये जानते हैं लेफ्ट टू राइट जाएं तो साइज आपका क्या हो जाता है, लेकिन हीलियम की फुलफिल्ड कॉन्ग्रेगेशन है तो H इज द स्मॉलेस्ट एटम। द डायगोनल रिलेशनशिप एनोमलस बिहेवियर पीरियोडिक टेबल में कौन शो करते हैं, दीज आर दी सेकंड पीरियड एलिमेंट व्हिच शोज दीज टू टाइप ऑफ relationship, that is one is the diagonal relationship, other one is the anomalous behavior। पीरियोडिक टेबल में कंप्लीट इंफॉर्मेशन इसके बारे में आपको दी जा चुकी है। ग्रुप 15 एलिमेंट को आप निकोजेंस कहते हैं। ग्रुप 16 जो एलिमेंट है 15 वालों को क्या कहेंगे, निकोजेंस। ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट को आप चालकोजेंस कहते हैं। ऐसा क्यों, बिकॉज मोस्ट ऑफ द ग्रुप 16 एलिमेंट आर द ऑक्साइड एंड द सल्फाइड्स, वो सल्फाइड ओर्स की फॉर्म में मिलते हैं अर्थ क्रस्ट के अंदर। सो द ग्रुप 16 एलिमेंट आर कॉल्ड एज द चालकोजेंस। आप उन्हें क्या कहते हैं, चालकोजेंस और फॉर्मिंग जिसे आप कहते हैं, क्योंकि जो और हैं अर्थ क्रस्ट के अंदर मिलते हैं वो ऑक्साइड और सल्फाइड्स की फॉर्म में मिलते हैं। ग्रुप 17 एलिमेंट को आप हेलोजेंस कहते हैं बिकॉज दे हैव द सॉल्ट फॉर्मिंग टेंडेंसी, इनकी सॉल्ट फॉर्मिंग टेंडेंसी होती है इसलिए आप इनको क्या कह देते हैं, हेलोजेंस। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे ग्रुप 18 के बारे में, कुछ छोटी छोटी सिंपल बातें। ग्रुप 18 एलिमेंट क्योंकि इनकी फुलफिल्ड स्टेबल कॉन्ग्रेगेशन होती है ग्रुप 18 एलिमेंट की, सो दे आर कॉल्ड एज द इनर्ट गैस। बट आफ्टर द एक्सपेरिमेंट व्हिच इज बीन कैरिड आउट बाय द साइंटिस्ट दैट इज द नील बार्टलेट, after that experiment it is to be found that there is element that is a genome which can form some bond. So because of that reason nowadays the group 18 element are better called as the noble gases and not as the inert gases. Inert means no reaction, no bond formation. But after the Neil Bartlett experiment, after the discovery of the Neil Bartlett that the genome can form some compounds, means due to the some bond formation tendency of the genome, now the group 18 elements are now better called as the noble gases। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनकी जो टेंडेंसी है, जो इनके पेड इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल के अंदर, उनको अनपेड कौन करे, जो मोस्ट इलेक्ट्रॉन एक्टिव एलिमेंट होंगे। तो मोस्ट इलेक्ट्रॉन एक्टिव एलिमेंट कौन है पीरियोडिक टेबल में, नंबर 1 पे फ्लोरीन, नंबर 2 पे ऑक्सीजन। सो दीज मोस्ट इलेक्ट्रॉन एक्टिव एलिमेंट दैट इज अ फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन, दे हैव द ग्रेटर टेंडेंसी टू अनपेड द पेड इलेक्ट्रॉन। देखो बीच में क्या होता है एटम के बीच में, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर क्या है, डिफरेंट शेल, डिफरेंट शेल में सबसे बाहर कौन होगी, वैलेंस शेल। वैलेंस शेल फुलफिल्ड है ग्रुप 18 की। अब वो वैलेंस शेल के अंदर जो पेड इलेक्ट्रॉन उनको अनपेड करवाना है, अनपेड करेंगे तभी तो कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। तो कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन को अनपेड करना जरूरी। अनपेड कौन करेगा, जो नेबरिंग एटम उसको अप्रोच करेगा। तो नेबरिंग एटम कौन है ऐसा जो अप्रोच करे जिनोन की तरफ और उसके पेड इलेक्ट्रॉन को अनपेड करवा पाए, तो वो कोई मोर इलेक्ट्रॉन एक्टिव एलिमेंट ही होना चाहिए, वो कोई और नहीं, वो है फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन।
तो दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन के जिनोन अपने बॉन्ड किसके साथ बनाया था, ऑप्शन में लिखा है तो फ्लोरीन ऑक्सीजन के ऊपर टिक कर देंगे। फर्दर ये बहुत ही लेस अमाउंट के अंदर नेचर के अंदर मिलते हैं, बिकॉज ऑफ दैट रीजन दे आर कॉल्ड एज द रेयर गैसेस और आल्सो कॉल्ड एज द एरोजेंस, बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन वेरी लेस अमाउंट। तो आपके जो ग्रुप 18 एलिमेंट है इनको रेयर गैसेस भी कह देते हैं, इनको एरोजेंस भी कह देते हैं, क्योंकि इनकी अबंडेंस नेचर के अंदर बहुत ही कम है। जो हीलियम है दैट इज द फर्स्ट नोबल गैस व्हिच इज फाउंड इन द स्पेक्ट्रम ऑफ द सन। कि हमने पहले कोई आपकी जो सीरीज हम चला रखी ऑब्जेक्टिव सीरीज, उसके अंदर भी ये क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था कि विच ग्रुप 18 एलिमेंट was found to be detected in the spectrum of the sun। एटॉमिक स्ट्रक्चर वाली जो यूनिट थी उसके अंदर भी हमने इस चीज का जिक्र आपको किया था। तो ये आपकी चीजें रिपीट हो चुकी है, लेकिन ग्लोसरी ऑफ केमिस्ट्री के अंदर इन चीजों को हम इकट्ठे आपके लिए लेके आए हैं। नेक्स्ट है कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप 1 की बेटा क्या होती है, दैट इज द +1, बिकॉज आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन द ग्रुप 1 एलिमेंट गेट स्टेबलाइज्ड, means they acquire the fulfilled conjugation like that of the group number 18। जैसे सोडियम एटॉमिक नंबर 11 एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे, नियोन जैसा हो जाएगा। आगे बात समझ में। ग्रुप नंबर 2 जो एलिमेंट है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, बिकॉज आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन दे एक्वायर द फुलफिल्ड स्टेबल कॉन्जुगेशन लाइक दैट ऑफ द ग्रुप 18 एलिमेंट्स। डी ब्लॉक जो एलिमेंट इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा +2 होती है, ध्यान रखें, that is the common oxidation state, otherwise the d block element shows the variable oxidation state। क्योंकि d block element के अंदर होता क्या है, जो न्यूक्लियस था उसके बाहर आपने ये देखा था कि जो n-1d होता है और ये जो ns होता है, n-1d में आप क्या लिखते हैं 0 to 10 अगर कॉमन कॉन्जुगेशन लिखें, और यहाँ पे आप लिख देते बेटा 1 to 2, ये जो कॉन्जुगेशन होती है। तो जो n-1d और ns के बीच में एनर्जी गैप बहुत ही कम होता है, इसीलिए जो n-1d के जो इलेक्ट्रॉन है दे आल्सो बीन लॉस्ट अलोंग विद द ns इलेक्ट्रॉन, ये साइमल्टेनियसली लॉस हो जाते हैं, इसीलिए ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। एग्जाम में कई बार आ जाता है द डी ब्लॉक एलिमेंट शो द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज, ऑप्शन में लिखा आ जाए तो ऑप्शन में आप इसी के ऊपर टिक करेंगे, ड्यू टू द वेरी लेस एनर्जी गैप इन बिटवीन द, बोलो कौन, पेनल्टीमेट n-1d एंड द वैलेंस ns, इनके बीच में एनर्जी गैप बहुत ही कम होता है, इनकी एनर्जी ऑलमोस्ट नियरली सेम होती है। बिकॉज ऑफ दैट रीजन द n-1d इलेक्ट्रॉन कैन बी लॉस्ट along with the ns electron, so they show the variable oxidation state। तो d block element variable oxidation state show करते हैं। Similarly f block element भी variable oxidation state show करते हैं, लेकिन what is the common oxidation state of the d block element +2, what is the common oxidation state of the f block element, that is a +3। अब एक क्वेश्चन और आपसे ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि हमें कैसे पता चले कि कोई एलिमेंट आपके ग्रुप 2 का है या डी ब्लॉक का, क्योंकि आपने अभी अभी देखो यहाँ पे देखा कि जो ग्रुप 2 है उसकी कॉन्जुगेशन भी क्या है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2, और डी ब्लॉक की भी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा क्या है +2। तो कैसे पता चले, फिर हम ये देखते हैं, इनकी डेफिनेशन को ध्यान रखते हैं, उसी के बेसिस के ऊपर इसकी रीजनिंग दी जाएगी। कैसे लिखेंगे, इन द ग्रुप 2 एलिमेंट्स द लास्ट इलेक्ट्रॉन विल एंटर इनटू द s subshell, s subshell में एंटर करेगा, while in the d block element the last electron will enter into the, बोलो किसके अंदर, पेनल्टीमेट d subshell। हमें ये देखना है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे एंटर करेगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एंटर करे वैलेंस s subshell के अंदर तो वो s ब्लॉक एलिमेंट है, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करे किसके अंदर, पेनल्टीमेट d subshell के अंदर, तो वो आपका कौन होगा, दैट इज द d block element। सो दैट इज द मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द ग्रुप 2 एंड द आपके डी ब्लॉक, irrespective of the fact that कि both shows the +2 oxidation state, irrespective of the fact that in both of them the valence shell is the, बोलो कौन, valence subshell बोलो कौन है, s है, दोनों में s है। देखो यहाँ पे ns दिख रहा है ना, ns2 यहाँ पे आपको दिख रहा है, 1 to 2 हमने लिखा। आपकी s ब्लॉक एलिमेंट के अंदर आपके जो ग्रुप नंबर 2 है उसके लास्ट में भी आप वैलेंस कॉन्जुगेशन देखेंगे तो वो भी ns2 दिखेगी। देखो यहाँ ग्रुप 2 की भी ns2, और आपके डी ब्लॉक के अंदर भी बाहर ns2 आपको दिख रहा है, दोनों में वही वैलेंस शेल। लेकिन अब कौन आपका ग्रुप 2 का एलिमेंट, कौन आपका डी ब्लॉक एलिमेंट, उसी के बारे में बताया था। कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त ये देखे, वेयर द लास्ट इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू एंटर, द लास्ट इलेक्ट्रॉन गोइंग टू एंटर इनटू द valence s subshell, that is the s block element, that is the group 2 element। if the last electron enters into the penultimate d subshell, देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन तो इसमें डलेगा ना बेटा n-1d में, तो इसीलिए इसी बेसिस के ऊपर हम इनको डिफरेंशिएट कर देते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट आ जाता है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, हाईएस्ट डेंसिटी के बारे में भी आ जाता है। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, हाईएस्ट स्टेबलेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो एलिमेंट शो करता है वो कौन है, दैट इज द ओस्मियम। तो ओस्मियम हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, दैट इज द +8। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है पूरी पीरियोडिक टेबल में, फ्लोरीन।
मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी है? दैट इज ऑफ क्लोरीन। ऐसा क्यों? क्योंकि फ्लोरीन के अंदर हमने आपको बताया था, ऑप्शन में कई बार लिखा जाता है कि फ्लोरीन के अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल तो होते नहीं, क्योंकि फ्लोरीन की जब आप कॉन्जुगेशन लिखते हैं, देखो इस टाइप से 1s2 2s2 2p5, अगर देखो इसके नीचे क्लोरीन होता है पीरियोडिक टेबल में, तो वहां पे तो 3s2 3p5 और इसमें 3d भी आ जाता है, जबकि यहाँ पे तो देखो 2d होता नहीं फ्लोरीन में। तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन अब होगा क्या कि अगर इसकी वैलेंस शेल को देखें, देखो फ्लोरीन ये +9, देखो मैंने लिख दिया यहाँ पे। अगर हम इस टाइप से इसको लिखेंगे, देखो ये 2s और ये 2p, 2p के अंदर देखो ये जो 5 इलेक्ट्रॉन हमने देखो फिलअप किया। अब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएगा बाहर से, जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आएगा बाहर से, उसके बीच और जो वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉन है, इसके बीच में बेटा क्या हो जाएगी? देयर अकर्स द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, क्योंकि छोटा साइज है, ये इलेक्ट्रॉन आएगा तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्शन करेगा। लेकिन क्लोरीन में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है बेटा वो किस में डल जाएगा? इन दैट वैकेंट डी ऑर्बिटल। सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दैट वैकेंट डी ऑर्बिटल, there is no chance of the electron electron repulsion, there is no chance for the repulsion in between the incoming electron and the valence shell electron। तो क्लोरीन में आराम से इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। देखो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, भाई इलेक्ट्रॉन आ जा मेरी तरफ, दैट इज कॉल्ड देयर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। उसको इलेक्ट्रॉन को बुला के अपनी वैलेंस शेल के अंदर उसको रख लेना, दैट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सो दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म, दैट इज द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन को बुलाना, आ गया, जैसे हमारे घर के बाहर कोई गली में जा रहा था, हमारे गेट के ऊपर आके खड़ा हो गया, हमने उसको अट्रैक्ट किया, भाई आ जा हमारे यहाँ पे, तो वो जो खड़ा हो गया गेट के ऊपर, दैट इज द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। हमने उसको अंदर बिठा लिया, दैट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। दैट्स द डिफरेंस। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में। तो पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल में जो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, दैट इज द लिथियम, दैट इज द लिथियम, वो आपका लिथियम है। इसको कई बार आप आयनाइजेशन एनर्जी के साथ गलत इंटरप्रेट कर देते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन प्रॉपर क्या होती है कि द एलिमेंट विच कैन लॉस द इलेक्ट्रॉन एंड गेट स्टेबलाइज इन द एक्वा सॉल्यूशन। देखो ग्रुप नंबर 1 में देखेंगे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, सबसे बड़े साइज का एटम हमने पढ़ा था, वो इलेक्ट्रॉन भी लॉस कर देगा, लेकिन लॉस करने के बाद तक काम नहीं चलेगा। रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन में इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद एक्वस सॉल्यूशन में कौन स्टेबलाइज हो गया, कौन वाटर को ज्यादा अपनी तरफ अटैक कर लेगा, वो वही होगा जिसका साइज छोटा होगा। लिथियम इलेक्ट्रॉन को लॉस करने में चाहे वो धीरे धीरे लॉस करे, लेकिन वंस द लिथियम एटम loses the electron, it forms the Li positive ion, that Li positive ion gets stabilized to the larger extent। जो Li है, जब वो एक इलेक्ट्रॉन देखो लॉस करेगा और Li पॉजिटिव आयन बनेगा, इसका स्मॉल साइज है, और जिसकी वजह से इट गेट हेवीली हाइड्रेटेड, ये हेवीली हाइड्रेटेड हो जाएगा। जबकि सीजियम के अंदर ऐसा नहीं होगा, वो इलेक्ट्रॉन भले ही लॉस कर दे, लेकिन वो हेवीली हाइड्रेटेड नहीं होगा, क्योंकि सीजियम का साइज बड़ा है। जितने छोटे साइज का कैटायन होगा वो वाटर से ज्यादा चारों तरफ सराउंडेड रहेगा और स्टेबलाइजेशन हो जाता है। क्योंकि वाटर से अट्रैक्टेड होने का मतलब क्या है, ये जब अट्रैक्शन हुई वाटर के साथ, हाइड्रेशन हुई, तो क्या हुई? एनर्जी गेट लॉस्ट, एनर्जी रिलीज होती है, जिसे हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। तो जब व्हेन द लिथियम आयन गेट surrounded by these water molecules, the large amount of the energy is released outside, that released energy is called as the hydration energy। एनर्जी बाहर निकल गई, सिस्टम की खुद की एनर्जी कम हो गई, तो लेसर द एनर्जी मोर द स्टेबिलिटी, मींस वो स्टेबलाइज आपका हो गया। तो जो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है पीरियोडिक टेबल में, बिकॉज ऑफ दैट रीजन, दैट इज द लिथियम, वो आपका लिथियम है। इसी टाइप से जो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है पूरी पीरियोडिक टेबल में, दैट इज द फ्लोरीन, वो फ्लोरीन है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सबसे ज्यादा कैटिनेशन कौन दिखाता है पूरी पीरियोडिक टेबल में? दैट इज द कार्बन। कैटिनेशन का मतलब क्या था? द टेंडेंसी ऑफ एनी ऑफ द एलिमेंट टू फॉर्म द लॉन्ग चेन, ब्रांच चेन, 3D स्ट्रक्चर। तो जो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है, ध्यान रखें ये वर्ड नहीं भूलना आपको, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट टू फॉर्म द स्टेट चेन, ब्रांच चेन, यानी कार्बन कार्बन से ही जुड़ता चला जाए, कार्बन 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 एंड सो ऑन। सो दैट इज द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ का मतलब अपने आप से ही जुड़ना, कार्बन का कार्बन से जुड़ना। तो ये जो टेंडेंसी है सबसे ज्यादा वो कार्बन की है और एलिमेंट की नहीं है, क्योंकि किसी में लोन पेयर रिपल्शन हो जाता है, उनकी वैलेंस शेल में लोन पेयर बचने की वजह से बॉन्ड बना, टूट गया, लंबी चेन बन ही नहीं पाती। तो ये सारे फैक्टर किसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाते हैं? जिससे लंबी चौड़ी चेन बनी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन गए, केमिस्ट्री ऑफ कार्बन, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो सारी चली इसी वजह से, क्योंकि ये सबसे ज्यादा कैटिनेशन शो करता है। बिकॉज ऑफ दैट प्रॉपर्टी, मोस्ट ऑफ दी जो बायोमोलिक्यूल्स उनमें जो मैक्सिमम स्केलेटन होता है वो किस चीज का होता है? कार्बन का होता है। हमारी बॉडी के अंदर मैक्सिमम जो स्केलेटन बना हुआ दैट इज ऑफ कार्बन। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो मैक्सिमम कैटिनेशन इज शोन बाय द एलिमेंट दैट इज द कार्बन, वो कार्बन है। एजो शब्द का मतलब क्या होता है?
एचओ वर्ड किसके लिए यूज करते हैं? नाइट्रोजन के लिए। थायो वर्ड किसके लिए यूज करते हैं? सल्फर के लिए। जो गुड कंडक्टर है और जो नॉन मेटल भी है, वैसे नॉन मेटल गुड कंडक्टर नहीं होते, मेटल्स आर द गुड कंडक्टर व्हाइल नॉन मेटल्स आर द इंसुलेटर, वो इंसुलेटर होते हैं, बट देयर आर सम एक्सेप्शन। हमने आपको ऐसा भी सिखाया था याद करने के लिए कि काले काले गुड कंडक्टर, ब्लैक ब्लैक गुड कंडक्टर। काले काले कौन होते हैं? ग्रेफाइट इज ए ब्लैक, ग्रेफाइट की जो रोड होती है ब्लैक होती है। ऐसे फास्फोरस के जो डिफरेंट एलोट्रोप्स थे, व्हाइट, रेड, ब्लैक फास्फोरस, जो ब्लैक फास्फोरस दैट इज आल्सो द गुड कंडक्टर, वो भी एक नॉन मेटल है। तो आपके गुड कंडक्टर नॉन मेटल कौन है? ग्रेफाइट है। और साथ के साथ कौन है? दूसरा नाम भी आप जरूर ध्यान रखेंगे, दैट इज द ब्लैक फास्फोरस, वो भी आप जरूर ध्यान रखें। वो भी आपका क्या है? दैट इज द गुड कंडक्टर, वो भी गुड कंडक्टर होता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट कौन शो करता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट जो आपके पी ब्लॉक में अगर आप देखेंगे तो वहां पे जो लास्ट एलिमेंट है, पी ब्लॉक का जो लास्ट एलिमेंट है, जो 6 पीरियड एलिमेंट है, जैसे ग्रुप 13, 14, 15 ग्रुप में, जैसे थैलियम, लेड, बिस्मथ, दे शो द इफेक्ट दैट इज एज द इनर्ट पेयर इफेक्ट। मींस वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्ड फॉर्म में रह जाएं, वो अनपेयर्ड ना हो, और पेयर्ड फॉर्म में रह जाएं मींस बॉन्डिंग में भाग ना ले, तो उसे आप इनर्ट कहते हैं। मींस दे आर नाउ इनर्ट, दीज इलेक्ट्रॉन आर नाउ इन द इनर्ट मोड, मींस दे आर नॉट कैपेबल ऑफ टेकिंग पार्ट इन द बॉन्डिंग, सो दैट इफेक्ट इज कॉल्ड एज द इनर्ट पेयर इफेक्ट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो 6 पीरियड एलिमेंट होते हैं इनके अंदर क्या आ जाती है? इनके अंदर आ जाती है एफ सब शेल। तो होता क्या है कि जो एफ सब शेल आने की वजह से, देखो मान लीजिए ये एफ सब शेल आ गई यहाँ पे, और एफ सब शेल की पुअर शील्डिंग इफेक्ट होती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो एस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस एस इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने ये शो कर दिए, ये इलेक्ट्रॉन दीज गेट स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस ड्यू टू द पुअर स्क्रीनिंग पावर, पुअर शील्डिंग पावर ऑफ द एफ सब शेल, एंड दस दीज इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी पेयर्ड, अनपेयर्ड, ये अनपेयर्ड नहीं हो सकते, ये पेयर्ड अप रह जाते हैं, इनकी बॉन्डिंग में भाग लेने की टेंडेंसी डिक्रीज हो जाती है। उसी इफेक्ट को आप कहते थे इनर्ट पेयर इफेक्ट, उसी को आप क्या कहते थे? दैट इज कॉल्ड एज द इनर्ट पेयर इफेक्ट। नेक्स्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर वाली जो यूनिट है जो आपकी चली हुई है, जो अभी हम आपको पीछे करा ही रहे थे, उसमें हमने फुल डिटेल पूरा एक लेक्चर आपका बना रखा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। जैसे हमने बताया था वहां पे ग्रुप नंबर 1 का जो लास्ट एलिमेंट है दैट इज बोलोकॉन सीजियम, वो क्योंकि उसका बड़ा साइज है, वो इजीली उसके अंदर आपके मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है, फोटो सेल्स में उसको यूज किया जा सकता है। लार्जेस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट बोलो कौन होगा? हमने बताया था ना, लेफ्ट टू राइट जाए तो साइज डिक्रीज हो जाता है, लेफ्ट साइड वाले का बड़ा होगा। तो जो ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट को अगर हम देखते हैं तो वो कौन हुआ? वो आपका स्कैंडियम हो गया। आपकी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में देखिए तो बेटा कौन हो गया? वो आपका स्कैंडियम। फेरस मेटल किसे कहते हैं? दीज थ्री एलिमेंट आयरन, कोबाल्ट, निकल, जो हमने बताया था एटॉमिक नंबर 26, 27 और 28, दीज कलेक्टिवली कॉल्ड एज द फेरस मेटल। फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट कौन है? दैट इज द टेक्नीशियम, एटॉमिक नंबर 43। The element in order of their abundance are the oxygen, silicon, aluminium, iron। ये इनका ऑर्डर है, सबसे ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन मिलता है, फिर एल्यूमिनियम, फिर आयरन मिलता है। उसके बाद एक टर्म आती है पीरियोडिसिटी, जिसे कहते हैं मीन जो रिपीटिशन ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज, जो केमिकल प्रॉपर्टीज का किसी भी ग्रुप के अंदर आप चलते हैं तो रिपीटिशन होता है प्रॉपर्टीज का। ग्रुप 1 को ले लें, ग्रुप 2 किसी को भी आप ले लें, आफ्टर द रेगुलर इंटरवल्स, तो आफ्टर द फिक्स्ड इंटरवल, वो इंटरवल क्या है? 2, 8, 8, 18, 18, 32, दैट कॉल्ड एज द पीरियोडिसिटी। और ये मैजिक नंबर कहलाते हैं ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो 2, 8, 8, 18, 18, 32 दिस कॉल्ड एज द मैजिक नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली आपके मैजिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होते हैं, मैजिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला जो पार्ट था उसके अंदर ये फुल डिटेल आपको पहले ही हमने समझा दी है कि मैजिक नंबर ऑफ जो प्रोटॉन्स है वो 2, 8, 20, 28, 50, 82, इन नंबर्स को आप जरूर ध्यान रखें, एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। मैजिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी 2, 8, 20, 28, 82, 126, these are called as the magic number of the neutrons। उसके बाद अब हम बात करेंगे परसेंटेज अबंडेंस ऑफ द एलिमेंट एंड देयर मिनरल्स। ग्रुप नंबर 1 के अंदर जो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है वो कौन है? आपके सोडियम और द पोटेशियम, जबकि जो फ्रेंशियम है वो आपका रेडियो एक्टिव है। ग्रुप नंबर 2 की अगर बात करें तो कैल्शियम और मैग्नीशियम आर द अबंडेंट एलिमेंट एंड दे रैंक्ड 5th एंड द 6th इन द फॉर्म ऑफ द अबंडेंस इन द अर्थ क्रस्ट। रेडियम जो है ग्रुप नंबर 2 का, दैट इज द रेडियो एक्टिव एलिमेंट। उसके बाद अगर हम बात करें अबंडेंस की बोरोन के बारे में, तो जो अबंडेंस है बोरोन की इन द अर्थ क्रस्ट इज लेस देन 0.0001% बाय मास। ये आप जरूर ध्यान रखेंगे, एग्जाम में इसके बारे में कई बार पूछा जा चुका है। इंडिया के अंदर अगर आप देखें बोरेक्स, जिसका फार्मूला Na2B4O7 लिखते हैं, या आप इस टाइप से भी लिख देते हैं, या कहें Na2B4O7.10H2O, लेकिन अगर आप उसको एलोबोरेट करके खोल के लिखे तो इस टाइप से भी लिख देते हैं। इट अकर्स इन द पुगा वैली, लद्दाख एंड द सांबर लेक इन द राजस्थान, ऐसा पूछा जा चुका है।
एल्यूमिनियम इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल, एल्यूमिनियम जो है मोस्ट अबंडेंट आपका क्या है, मेटल है, एंड इट इज द थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट, दैट इज द 8.3% बाय मास आफ्टर द ऑक्सीजन जो 45.5% है, एंड द सिलिकॉन दैट इज 27.7% होता है। जैसे अभी हमने आपको बताया था कि ऑर्डर ऑफ अबंडेंस ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा, उसके बाद सिलिकॉन एंड सो ऑन, इस टाइप से एल्यूमिनियम उसके बाद आता है। जो इंपॉर्टेंट मिनरल है एल्यूमिनियम का वो कौन होता है, दैट इज द बॉक्साइट। बॉक्साइट का फार्मूला आपको याद रखना चाहिए, हमने बताया भी था, हमारी सीरीज चली हुई है ग्लोसरी की, इसी सीरीज के अंदर जो हमारा सबसे पहला लेक्चर था उसमें हमने देखा था डिफरेंट कंपाउंड्स के फार्मूले, तो फार्मूले के अंदर ये बॉक्साइट हमने आपको वहां पे बता दिया था, फार्मूले आपको जरूर याद रखने हैं। क्रायोलाइट का फार्मूला क्या होता है, Na3Al(F6). कार्बन इज द 17th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट बाय मास इन द अर्थ क्रस्ट। कार्बन इज अवेलेबल एज द कोल, ये कोल की फॉर्म में कार्बन मिलता है, ग्रेफाइट की फॉर्म में मिलता है, डायमंड की फॉर्म में मिलता है। आपने पढ़ा था ना कि कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो एलोट्रोपी को शो करता है। एलोट्रोपी मींस द टेंडेंसी ऑफ द एलिमेंट टू एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म, किसी भी एक एलिमेंट के अंदर जो टेंडेंसी होती है कि वो एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करे, जैसे कार्बन डायमंड की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है आपके, जो कि एक इंसुलेटर होता है, ग्रेफाइट की फॉर्म में भी आपके एग्जिस्ट करता है, जो कि एक गुड कंडक्टर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्लियर हो गया इतना? एंड इट इज आल्सो प्रेजेंट इन द कार्बोनेट्स, इन द हाइड्रोकार्बन्स, इन द फॉर्म ऑफ CO2। CO2 के ऊपर बेटा ये क्वेश्चन कई बार आ चुका आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि CO2 की कंपोजिशन क्या है, नेचर के अंदर वो कितनी मिलती है। इट इज 0.03% बाय वॉल्यूम, ये वैल्यू जरूर याद रखें, 0.03% बाय वॉल्यूम इन द एयर इन द कंबाइंड स्टेट। कार्बन के जो एलोट्रोप हैं वो आपके आइसोटोप, सॉरी वो कितने हैं, दीज आर 3, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। आमतौर पे हम कार्बन जो 14 जो रेडियो एक्टिव लेवलिंग टेक्निक है, रेडियो एक्टिव जो डेटिंग टेक्निक है, रेडियो एक्टिव कार्बन टेक्निक है, उसके अंदर कार्बन 14 को हम यूज करते हैं। जो हाफ लाइफ है कार्बन 14 की वो कितनी है, 5760 साल, 5760 ईयर्स। ये वैल्यू हमें आमतौर पे याद कर लेनी चाहिए, और यही बेस बनता है कोई भी जो वुडन आर्टिकल है उसकी एज का पता लगाने के लिए, क्योंकि कार्बन 14 इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, और जिसकी वजह से इसी का बेस बना, क्योंकि जितनी भी रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन रिएक्शंस हैं ऑल आर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो बाय यूजिंग द फार्मूला ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन केमिकल काइनेटिक्स कि K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय T log A अपॉन A माइनस x जो आप लिखते हैं, उसको यूज करते हुए हम किसी भी वुडन आर्टिकल की एज का पता लगा सकते हैं। वो एक अलग इश्यू कि बायोलॉजिकल टर्म्स के अंदर अगर आप देखें तो क्या होता है, जब वुड को जब काटते हैं ना उसके अंदर देखो जो अंदर रिंग्स बने होते हैं, तो नंबर ऑफ रिंग्स के बेसिस के ऊपर उसकी एज का पता लगाते हैं, वो एक अलग तरीका है। लेकिन रेडियो एक्टिव कार्बन, रेडियो कार्बन डेटिंग टेक्निक की हेल्प से हम वुडन आर्टिकल की एज का पता लगा सकते हैं। जो जर्मेनियम है इट एग्जिस्ट ओनली इन ट्रेसिस, ये ट्रेसिस के अंदर मिलता है। द टिन अकर्स इन द फॉर्म ऑफ द कैसेराइट, की हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर भी बता दिया था। लेड अकर्स इन द फॉर्म द गैलेना, जिसका फार्मूला PbS होता है, तो ये हमने फर्स्ट लेक्चर में भी देखा था। अब नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, नेक्स्ट हेडिंग है, दैट इज अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द सम ऑफ द s ब्लॉक एलिमेंट और देयर कंपाउंड्स। तो s ब्लॉक एलिमेंट में अगर हम लिथियम की बात करें तो लिथियम एक ऐसा मेटल है जो कि यूजफुल एलॉय भी बनाता है। फॉर एग्जाम्पल लिथियम लेड एलॉय, देखो ये ए पॉइंट जो हमने लिख रखा है, जो लिथियम लेड एलॉय जो बनता है, इट इज यूज्ड इन द व्हाइट मेटल बियरिंग फॉर द मोटर इंजन। लेकिन जो लिथियम एल्यूमिनियम एलॉय है, LiAl जो एलॉय है, इट इज यूज्ड टू मेक द एयरक्राफ्ट पार्ट्स, एयरक्राफ्ट पार्ट्स बनाने में इसको काम किया जाता है। सी पॉइंट में आप देखें लिथियम मैग्नीशियम जो एलॉय है, इट इज यूज्ड टू मेक द आर्मर प्लेट्स। अगर आप पॉइंट नंबर 2 को देखें तो लिथियम इट इज यूज्ड इन द थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस। अगर आप पॉइंट नंबर 3 को देखें तो लिथियम इज आल्सो यूज्ड इन मेकिंग द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो ये हुआ लिथियम के बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें अब सोडियम की, तो सोडियम इज यूज्ड टू मेक द सोडियम लेड, जिसे प्लम्बम भी बोल देते हैं यहाँ पे। तो पॉइंट नंबर 4 को आप देखें तो जो सोडियम है, इट इज यूज्ड टू मेक द सोडियम Pb एलॉय। और आपने ये भी देखा है पहले पेट्रोल के अंदर उसकी क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए आप ये ऐड करते थे सब्सटेंस जिसे आप कहते हैं टेट्रा इथाइल लेड, जिसे आप टेल बोल देते हैं, TEL, टेट्रा इथाइल लेड, विच इज यूज्ड एज एन एंटी नॉकिंग एजेंट इन द पेट्रोल। देखो एंटी नॉकिंग एजेंट का मतलब अगर व्हीकल के अंदर से, उसके इंजन के अंदर से अगर पेट्रोल की क्वालिटी आपकी काफी पुअर हो और फिर उसके अंदर से कुछ साउंड आए, क्रैकिंग साउंड आनी स्टार्ट हो जाए, जैसे नॉकिंग हम करते हैं गेट के ऊपर, तो ऐसी साउंड आ जाए, दैट कॉल्ड एज द नॉकिंग। तो मींस द बैड नॉइस व्हिच इज कमिंग फ्रॉम द इंजन ड्यू टू द uses of the bad fuel, bad petrol,
दैट इज कॉल्ड एज अ नॉकिंग। उस नॉकिंग को कम करने के लिए पेट्रोल के अंदर क्या डालते थे, टेल डालते थे, टेट्राइथाइलेट, ताकि नॉकिंग ना हो, तो उसे कहते थे एंटी नॉक एजेंट। तो एंटी नॉकिंग एजेंट कौन यूज करते थे पेट्रोल के अंदर, लेकिन ये पोल्यूशन करता है क्योंकि इसके अंदर लेड होता है, इसलिए अब इसको पेट्रोल के अंदर यूज नहीं किया जाता। पेट्रोल की क्वालिटी वैसे इंक्रीज कर दी जाती, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन तो पूछा जा सकता है ना कि जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटी नॉकिंग एजेंट, तो आप किस पे टिक करेंगे। एग्जाम में ध्यान दें, लिखा आएगा टेट्रा इथाइलेट, लिखा आएगा टेट्रा मिथाइलेट भी, तो ध्यान रखना कभी टेट्रा मिथाइल लेड के ऊपर आप टिक कराएं, आपको टिक करके आना टेट्रा इथाइल लेड के ऊपर। उसके बाद फर्दर आपका अगली यूटिलिटी सोडियम। सोडियम इट इज आल्सो यूज्ड एज द रिड्यूसिंग एजेंट, ये रिड्यूसिंग एजेंट की फॉर्म में भी इसको यूज किया जाता है ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ द टाइटेनियम, जिरकोनियम, सिलिकॉन फ्रॉम देयर क्लोराइड्स। मेटलर्जी वाले चैप्टर के अंदर इसके बारे में हमने इन डिटेल पढ़ा है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है यहाँ पे, पॉइंट नंबर 5 है, जो लिक्विड सोडियम मेटल है, इट इज आल्सो यूज्ड एज अ कूलेंट इन द फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर्स। आपने पढ़ा है ना कि जो काफी सारी एनर्जी निकलती है, जो हम क्या करते हैं, यूरेनियम की रोड्स हमने ले ली और उसके ऊपर हम बम्बार्डमेंट करते हैं, बम्बार्डमेंट जिसकी करते हैं वो न्यूट्रॉन्स होते हैं, दीज आर दी स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स। फिर काफी सारी एनर्जी भी निकलती है, उस निकली हुई एनर्जी से न्यूक्लियर रिएक्टर्स जब हम बनाते हैं तो वहां पे हमें क्या चाहिए, कूलेंट। तो कूलेंट कौन है, जो लिक्विड सोडियम मेटल, इट इज यूज्ड एज अ कूलेंट इन द फास्ट ब्रीडर इन द न्यूक्लियर रिएक्टर्स। सोडियम, नेक्स्ट यूटिलिटी सोडियम की, सोडियम इज इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द सोडियम वेपर लैंप। आपने देखा ना सोडियम वेपर लैंप आपके जो एक्सपेरिमेंट होते हैं, उस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो सोडियम वेपर लैंप हम यूज करते हैं तो वहां पर भी इसकी यूटिलिटी है। इट इज आल्सो यूज्ड एज ए कैटलिस्ट इन द प्रिपरेशन ऑफ द, बोलो क्या, आर्टिफिशियल रबर। आर्टिफिशियल रबर की प्रिपरेशन के दौरान भी इसको यूज किया जाता है। उसके बाद और भी काफी सारी एडवांटेज हैं, हम मेन आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट जैसे KCl, KCl इट इज यूज्ड एज इन फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर के अंदर KCl को यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज द QH, QH इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द सॉफ्ट सोप। It is also been used as an excellent absorbent of the CO2। CO2 गैस की एब्जॉर्बेंस करवानी है हमें, तो हम क्या करें, हम CO2 गैस को, यानी जो हमारे पास मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं, if we pass the mixture of the gases through that QH, then that CO2 being absorbed by the QH while the remaining pass out through the QH, और QH के अंदर से पास आउट हो जाएंगी। तो उस दौरान ये अपनी एप्लीकेशन को एक्सप्लेन करता है QH। नेक्स्ट जो Na पॉजिटिव आयन है, हमारे बायोलॉजिकल बॉडीज की अब हम बात करते हैं, हमारी बॉडी, प्लांट बॉडी, एनिमल बॉडी, तो जो Na पॉजिटिव आयन है, दे आर दी प्राइमरीली बीन प्रेजेंट आउटसाइड द सेल, they are present in the blood plasma, they are present in the interstitial fluids। नेक्स्ट पॉइंट, जो पॉइंट नंबर 9 में इसकी एडवांटेज है, द सोडियम आयंस आल्सो पार्टिसिपेट इन द ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इंपल्स। देखो नर्व इंपल्स का चलना बहुत जरूरी है, जैसे आपकी उंगली के ऊपर हमने पिक कर दी कोई नीडल, आपके देखो नीडल को पिक करते आपकी उंगली देखो एकदम से पीछे चली गई, देखो कितना फास्ट, ऐसा क्यों, क्या हुआ कि ये सारा सब कुछ किसके थ्रू हुआ, कि आपके नर्व इंपल्स के थ्रू हुआ। मींस आपका मैसेज ब्रेन तक गया, ब्रेन ने दोबारा मैसेज दिया, आपके के फिंगर को आप पीछे कर लें, तो दैट फास्ट, तो उसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है, डिफरेंट आयंस की इंपॉर्टेंस होती है वहां पे। तो सिमिलरली द सोडियम आयन आल्सो पार्टिसिपेट इन द ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इंपल्स। एंड और इसकी नेक्स्ट एडवांटेज क्या, इट रेगुलेट्स द फ्लो ऑफ द वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या, इट आल्सो रेगुलेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ द शुगर, एमिनो एसिड इनटू द सेल। उसके बाद पोटेशियम आयन, जैसे कि हमने सोडियम आयन के बारे में देखा, द पोटेशियम आयन आर द मोस्ट अबंडेंट कैटायन विद इन द सेल फ्लूइड्स वेयर दे एक्टिवेट मैनी एंजाइम्स, जहां पे वो मैनी एंजाइम्स को एक्टिवेट करने में इसकी यूटिलिटी आती है। जो पोटेशियम आयन है, दे आल्सो पार्टिसिपेट इन द ऑक्सीडेशन ऑफ द ग्लूकोज टू प्रोड्यूस द ATP। हमने बायोलॉजिकल प्रोसेसेस वाला जो अलग से वीडियो लेक्चर बना रखा है, एनर्जी प्रोडक्शन इन द बायोलॉजिकल सिस्टम, उसके बारे में वहां पे आप इसकी इंपॉर्टेंस शो कर सकते हैं। द पोटेशियम आयन along with the sodium ion participate in the transmission of the nerve impulse, जैसे हमने अभी ऊपर आपको बता दिया था। नेक्स्ट अब हम देखेंगे significance of some other S block element। जो मैग्नीशियम है, it acts as the co-factor in all that enzymes which use ATP in the phosphate transfer। आपने ये भी पढ़ा है, जो मैग्नीशियम है, पॉइंट नंबर 14 को देखें, इट इज प्रेजेंट इन द क्लोरोफिल। एग्जाम में काफी बार आता है, नेम द एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इन द which is present in the core of the chlorophyll। देखो जो क्लोरोफिल होता है उसमें 4 पोरफायरिन रिंग होते हैं, 1 2 3 4। बीच में सेंटर में जो प्रेजेंट होता है, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो बनाता है, वो कौन, दैट इज द मैग्नीशियम। जैसे आपने देखा है आपके जो हीमोग्लोबिन होता है, वहां पे कौन होता है, आयरन होता है, आयरन
Fe+2 आयन होता है, यहाँ पे मैग्नीशियम होता है, विच इज द मेन पिगमेंट ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल एक मेन पिगमेंट है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान, और मैग्नीशियम उसका सेंट्रल पार्ट बनता है। Calcium plays the important role in the neuromuscular function, in the interneuronal transmission, in the cell membrane integrity, एंड सबसे इंपॉर्टेंट है इन द ब्लड कोएगुलेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ध्यान रखना। पॉइंट नंबर 15 में कैल्शियम की जो मेन इंपॉर्टेंस आपको ध्यान रखनी है, दैट इज अबाउट द ब्लड कोएगुलेशन। नेक्स्ट, कैल्शियम इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द बोन एंड द टीथ। The 99% of the body calcium it is present in the teeth and the bones। एक इंपॉर्टेंट बेटा ये पॉइंट है आपका, जो सीवीड्स होते हैं दे आर द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ, बोलो किस चीज के, आयोडीन। या रिवर्स करके पूछ लें कि आयोडीन जो है वो कहाँ पे मिलता है, तो ऑप्शन में मिलेगा वहां पे सीवीड्स के ऊपर, आप टिक कर देंगे। जो डेली रिक्वायरमेंट होती है जो मेटल आयंस की इन द ह्यूमन बॉडी, दैट इज फ्रॉम द 200 to 300 मिलीग्राम। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे बेटा पी ब्लॉक एलिमेंट और उसके कंपाउंड की सिग्निफिकेंस के बारे में। जो बोरॉन फाइबर्स होते हैं दे आर यूज्ड इन मेकिंग द बुलेट प्रूफ जैकेट। जो बुलेट प्रूफ जो जैकेट बनती है उसके अंदर यूज किया जाता है इसको। बोरॉन फाइबर्स आर आल्सो बीन यूज्ड इन मेकिंग द लाइट कंपोजिट मटेरियल फॉर द एयरक्राफ्ट। जो B10 होता है आपने देखा, इट इज द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रॉन्स, क्योंकि हमें अनब्रांच्ड रिएक्शन नहीं चलानी। जो ब्रांच रिएक्शन चलती है, न्यूक्लियर फिशन जो रिएक्शन होती है उसको कंट्रोल्ड वे में चलाना है, हमें अनकंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन नहीं चलानी। जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, इन द न्यूक्लियर रिएक्टर द न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन टेक प्लेस इन द कंट्रोल्ड वे। तो हम करते क्या है, जो डिफरेंट आपकी यूरेनियम की जो रोड्स होती है उनके बीच में हम बोरोन की रोड डाल देते हैं, कैडमियम की रोड डाल देते हैं। बोरोन और कैडमियम दोनों में से किसी की भी यूज कर लेते हैं। ये करते क्या है, दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रॉन, ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं न्यूट्रॉन को टू सम एक्सटेंट। कुछ न्यूट्रॉन बच गए, उनसे फर्दर कंटिन्यूटी में आपकी न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन चलती रहेगी। इस कंट्रोल्ड वे में चलती है, अनकंट्रोल्ड वे में नहीं चलती। सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ दैट बोरॉन 10। और कैडमियम को भी यूज कर लेते हैं, मैंने आपको बता दिया, उसको भी साथ के साथ आप नोट डाउन कर लेना। बोरॉन एंड द कैडमियम रोड्स की जो एडवांटेज है न्यूक्लियर रिएक्टर में वो क्या है, ऑप्शन में लिखा आ जाए तो आप किस पे टिक करेंगे, दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रॉन। सो इट इज यूज्ड एज एन एब्जॉर्बर टू कंट्रोल, एज ए कंट्रोल रोड में इसको यूज करते हैं इन द न्यूक्लियर रिएक्टर्स। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, जो बोरेक्स होता है, बोरिक एसिड होता है, ये कहाँ पे यूज करते हैं, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द हीट रेजिस्टेंट गिलास। पायरेक्स गिलास के अंदर इसको यूज करते हैं, गिलास वूल के अंदर यूज करते हैं, फाइबर गिलास के अंदर इसको यूज करते हैं। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट था हीट रेजिस्टेंट गिलास, दैट इज द पायरेक्स गिलास। ये जरूर याद रखना। पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा हमने सम इंपॉर्टेंट गिलासेस नाम की एक हेडिंग बनाई थी और उसके बारे में सिर्फ हमने गिलासेस के बारे में आपको बताया था। तो आप लास्ट लेक्चर के अंदर सभी गिलासेस के बारे में पढ़ लेंगे, फ्लिंट गिलास क्या होता है, पायरेक्स गिलास क्या होता है, तो वो सारी चीजें हम आपको वहां पे बता चुके हैं। सोडा गिलास कैसे कहते हैं, ऑर्डिनरी गिलास कौन सा होता है, कलर्ड गिलास कैसे बनते हैं, सारी डिटेल हम वहां पे आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट, द बोरेक्स। बोरेक्स इज आल्सो बीन यूज्ड एज ए फ्लक्स फॉर सोल्डरिंग द मेटल्स। नेक्स्ट, जो बोरेक्स इट इज आल्सो बीन यूज्ड फॉर द हीट स्क्रैच एंड द स्टेन रेजिस्टेंट ग्लेज कोटिंग टू द अर्थवेयर्स, अर्थनवेयर्स के अंदर। बोरेक्स की एडवांटेज और कहां पे, इट इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द मेडिसिनल सोप्स के अंदर भी इसको यूज किया जाता है। आपने एक चीज और भी देखी होगी, जो एक्वस सॉल्यूशन है बोरिक एसिड का, इट इज यूज्ड एज ए माइल्ड एंटीसेप्टिक। ये माइल्ड एंटीसेप्टिक का काम करता है। आपने देखा ना, जो बोरिक एसिड जिसे आप कहते हैं, आप जो कैरम बोर्ड खेलते हैं उसके ऊपर जो आप पाउडर डालते हैं, टेल्कम पाउडर जिसे आप बोलते हैं, वो कोई और नहीं, वो आपका बोरिक एसिड ही होता है। बोरिक एसिड के बिल्कुल गोल गोल जो जैसे आपके बॉल्स होती है ना, छोटी छोटी, बिल्कुल इतनी छोटी छोटी बॉल होती है, आप ध्यान से देखना। जब आप उस पाउडर को डालेंगे तो फिर जब आप स्ट्राइकर उसके ऊपर रखते हैं तो देयर आर डिफरेंट बॉल्स जिसके फ्रिक्शन कम हो गया और स्ट्राइकर फास्ट मूव करता है ऑन द कैरम, कैरम के ऊपर फास्ट मूव करेगा स्ट्राइकर। तो दैट इज द नेक्स्ट एडवांटेज। उसके बाद अगर आप देखें एल्यूमिनियम एंड देयर जो एलॉयज होते हैं, पॉइंट नंबर 9 के अंदर आप देखें, दे एक्वायर द डिजायर्ड शेप, दैट इज द ट्यूब्स, रोड्स, वायर्स, प्लेट्स, फॉइल्स भी। जैसे आपकी एल्यूमिनियम फॉइल ही तो यूज करते हैं, जो आप जैसे अपना भोजन, फूड, रोटी, चपाती आप लेके जाते हैं कहीं पे भी, जब आप ऑफिस में काम करते हैं तो जिस रैपर के अंदर आप उसको लेके जाते हैं, पुराना जमाना था उसमें तो क्या था, आप कॉटन क्लॉथ लेके उसमें लपेट के ले जाते थे। आजकल मॉडर्न जमाने के अंदर आप करते क्या, एल्यूमिनियम फॉइल यूज करते हैं। एल्यूमिनियम फॉइल के बीच में आप अपनी चपाती रोटी को लपेट के ले जाते हैं। सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ द एल्यूमिनियम फॉइल। The use of the aluminium, आप नोट की फॉर्म में देखें, the use of the aluminium and their compound is reduced
considerably for the domestic purposes due to their toxic nature, लेकिन इसका नेचर टॉक्सिक भी होता है। हमारे पुराने टाइम के ऊपर जैसे मैंने आपको बताया कॉटन क्लॉथ के अंदर आप चपाती को ले जाते थे, दैट इज इवन बेटर टुडे। आप उस जो उसकी यूटिलिटी है उसको मेंटेन रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ और कंपाउंड, जैसे जो ग्रेफाइट फाइबर्स हैं, ग्रेफाइट फाइबर्स दे आर एम्बेडेड इन द प्लास्टिक मटेरियल फॉर गिविंग द हाई स्ट्रेंथ, द लाइट वेट, उसको हल्का बनाने के लिए। आपने पढ़ा है ना पॉलीमर कंपोजिट्स के बारे में पढ़ा था, विच आर यूज्ड इन द टेनिस रैकेट, फिशिंग रोड्स, एयरक्राफ्ट, कैनोएज, इनके अंदर यूज करते हैं। ग्रेफाइट रोड को तो आपने देखा ही है, दे आर यूज्ड एज इलेक्ट्रोड इन द बैटरीज, बैटरीज के अंदर ऐसे इलेक्ट्रोड की फॉर्म में ग्रेफाइट रोड को यूज किया जाता है बिकॉज दे आर द गुड कंडक्टर। आपने पढ़ा था ना ग्रेफाइट डायमंड, डायमंड आपका इंसुलेटर होता है व्हाइल ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर, क्योंकि इसके अंदर sp2 हाइब्रिडाइज्ड होती है, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके अंदर हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर होती है आपकी ग्रेफाइट की, और इन दैट हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर on each of the carbon atom there is the one free electron, and due to that free electron on each of the carbon atom they are the good conductor due to the presence of the mobile electron. graphite rod are the good conductor, जबकि डायमंड के अंदर जो कार्बन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, हर कार्बन 4 कार्बन से अटैच होकर एक 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर दे देता है, वो इतना ज्यादा हार्ड हो जाता है कि उसकी हेल्प से आप गिलास को भी कट कर देते हैं। दैट इज द एडवांटेज ऑफ दी आपकी डायमंड, वो डायमंड की एडवांटेज है। क्लियर हो गया? तो इसके बाद नेक्स्ट अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 12 की, ग्रेफाइट दे आर यूज्ड आल्सो इन द मेकिंग द क्रूसिबल्स बिकॉज इट इज इनर्ट टू द डाइल्यूट एसिड एंड द एल्कलीज। आपने ये भी देखा सरफेस केमिस्ट्री वाली यूनिट के अंदर जो एक्टिवेटेड चारकोल होता है, एक्टिवेटेड का मतलब चारकोल लें उसको हीट कर दें ताकि उसके अंदर जितनी भी मॉइस्टनेस है वो आपकी इवेपोरेट हो जाए। अब उसका सरफेस कंप्लीटली फ्री है, उसके ऊपर कोई इंप्यूरिटी नहीं, कोई मॉइस्टनेस नहीं। नाउ दैट चारकोल इज कॉल्ड एज एक्टिवेटेड चारकोल, इट इज यूज्ड इन द गैस मास्क। देखो ये जो गैस जो मास्क होते हैं उसके अंदर इनको यूज किया जाता है इन द कोल माइंस टू एब्जॉर्ब द पॉइजनस गैसेस बिकॉज ऑफ देयर हाईली पोरस नेचर। एग्जाम में पूछ लिया जाए इसको क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि इसका हाईली पोरस नेचर होता है। तो चारकोल को आपने देखा होगा घर में आरओ सभी के लगे होते हैं, वहां पर भी द चारकोल इज आल्सो यूज्ड इन द वाटर फिल्टर्स टू रिमूव द ऑर्गेनिक कंटामिनेंट्स एंड आल्सो इन द एयर कंडीशनिंग सिस्टम टू कंट्रोल द ओडर ड्यू टू देयर हाईली पोरस नेचर। जैसे हमने बताया था ये पॉइजनस सब्सटेंस को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। पॉइंट नंबर 15 में आप देखें जो कार्बन ब्लैक होता है, इट इज यूज्ड एज ए ब्लैक पिगमेंट इन द ब्लैक इंक एंड इट इज आल्सो यूज्ड एज ए फिलर इन द ऑटोमोबाइल टायर्स। आपने इसके एडवांटेज ऐसे भी देखिए, जो कोक होता है, दिस आर दैट द डिफरेंट फॉर्म ऑफ द कार्बन, कोक इज यूज्ड एज ए फ्यूल एंड इट इज आल्सो यूज्ड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इन द मेटलर्जी। डायमंड के बारे में आपने देखा है जिसके ज्वेलरीज बनाने में काम आता है, डायमंड इज ए प्रीशियस स्टोन, काफी महंगा है, इट इज आल्सो यूज्ड इन द ज्वेलरीज, और इसकी कैरेट्स की फॉर्म में इसको मेजर की जाती है, इट इज मेजर्ड इन द कैरेट। 24 कैरेट आपका 100% प्योरेस्ट को कहते हैं, 1 कैरेट का मतलब 200 मिलीग्राम। नेक्स्ट एडवांटेज सिलिकॉन की देखेंगे, सिलिकॉन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट इन द गिलास, इन द सिरेमिक्स, इन द सीमेंट। जो अल्ट्रा प्योर फॉर्म है, geranium and the silicon are used in the making the transistor and the semiconductor devices। इसके बाद हम देखेंगे बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट्स रिलेटेड कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को देखेंगे। इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड को कहां पे यूज करते हैं, इट इज यूज्ड इन द हार्डनेस ऑफ द वाटर। डिटरमिनेशन ऑफ द हार्डनेस ऑफ द वाटर एक टेक्निक होती है ईडीटीए मेथड, जो टाइट्रेशन हम करते हैं उससे हम वाटर की हार्डनेस को डिटरमाइन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे जो क्लोरोफिल है, इट इज प्रेजेंट इन द प्लांट्स, अभी हमने पीछे बताया था, इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ द मैग्नीशियम। पूछ लेते हैं ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन से एलिमेंट का, मैग्नीशियम का है। हीमोग्लोबिन जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है उसके अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो बेटा किसका है, वो आयरन का है। हमने ये भी पढ़ा था जो प्लेटिन होता है जिसकी कंपोजिशन क्या है, PtCl2NH3 का ट्वाइस, इसकी दो फॉर्म होती है, सिस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, ट्रांस फॉर्म के अंदर भी। जो सिस प्लेटिन है इट इज फाउंड टू बी यूजफुल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर। तो ये आप जरूर याद रखिए, ऑप्शन में सिस प्लेटिन भी लिखा मिलेगा, आपके ट्रांस प्लेटिन भी लिखा मिलेगा। आपके जो हम जब डिटेक्शन करते हैं एसिड बेसिक रेडिकल की, जो बेसिक रेडिकल निकल की हम डिटेक्शन करते हैं तो क्या करेंगे, निकल इज डिटेक्टेड इन द सॉल्यूशन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ देयर कॉम्प्लेक्स विद द DMG, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिम के साथ ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाता है, रेडिश कलर का एक कॉम्प्लेक्स बना देता है। जो सिल्वर और जो गोल्ड है दे फॉर्म द साइनाइड कॉम्प्लेक्स। आपने पढ़ा था ना मैकअर्थर साइनाइड प्रोसेस मेटलर्जी के अंदर, तो मैकअर्थर साइनाइड प्रोसेस क्या काम आती है, वो किसके एक्सट्रैक्शन के काम आती है, सिल्वर के, गोल्ड के। मैकअर्थर साइनाइड प्रोसेस की हेल्प से हम गोल्ड और सिल्वर की एक्सट्रैक्शन करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर यूजफुल इन द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ द मेटल्स के अंदर भी यूज करते हैं, ये हमने बता ही दिया। पॉइंट नंबर 7 जो टेट्रा इथाइल लेड होता है, ध्यान रखें टेट्रा इथाइल लेड, नॉट द टेट्रामिथाइल लेड, हमने बताया भी था इट इज यूज्ड एज एंटी नॉकिंग एजेंट इन द गैसोलीन मींस पेट्रोल, गैसोलीन इज द अनदर नेम ऑफ द पेट्रोल।
फॉर्मेशन इन द डिकम्पोजिशन ऑफ द NiCO4 इज यूज्ड इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ द निकल, और इस प्रोसेस को आप मोन्स प्रोसेस कहते हैं। मोन्स प्रोसेस क्या काम आती है आपसे एग्जाम में आ जाए, प्यूरिफिकेशन ऑफ द निकल आप यूज कर देंगे। जैसे वेन आर्कल डिबोर मेथड होता है एक आपका, वेन आर्कल डिबोर मेथड विच इज यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ द टाइटेनियम, उसके लिए आप उसको यूज कर देते हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है जिगलर नाटा कैटलिस्ट, जिसकी कंपोजिशन पूछ सकते हैं TiX4, यहाँ पे X की वैल्यू अक्सर Cl ही होती है, तो मींस TiCl4 ऐसे करके, एंड ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम विच इज एक्ट एज द हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट फॉर द पॉलीमराइजेशन ऑफ द एल्कीन, मींस इथीन से पॉलीथीन बनाना है। और वो जो पॉलीथीन आपको बनाना है वो कैसा बनाना है, वो आपके डिफरेंट टाइप की आपने क्लासिफिकेशन पढ़ी है ना, टेक्टिक पॉलीमर भी होते हैं, एटेक्टिक भी होते हैं। टेक्टिक भी दो टाइप के होते हैं, मींस आपके आइसोटेक्टिक, सिंडियोटेक्टिक। हमें पॉलीमर बनाना कौन सा है, हमें आइसोटेक्टिक पॉलीमर बनाना है, हमें सिंडियोटेक्टिक पॉलीमर बनाना है, हमें एटेक्टिक पॉलीमर बनाना है, हमें कौन से टाइप का पॉलीमर बनाना है, वो हम इस कैटलिस्ट की हेल्प से, जिगलर नाटा कैटालिसिस की प्रोसेस की हेल्प से हम वो पार्टिकुलर टाइप की सिंथेसिस कर सकते हैं। पार्टिकुलर टाइप ऑफ जो पॉलीमर है, पार्टिकुलर टाइप ऑफ जो इथीन है, वो हम, या एल्कीन जो है, पॉलीथीन जो है, उसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा यहाँ पे विल्किंसन कैटलिस्ट। विल्किंसन कैटलिस्ट जो कौन है, ट्राइफिनाइल फॉस्फिन रहोडियम क्लोराइड। ट्राइफिनाइल, देखो ट्राइफिनाइल फॉस्फिन रहोडियम क्लोराइड विच इज ऑल्सो ए होमोजीनियस, दैट इज द होमोजीनियस कैटलिस्ट फॉर द हाइड्रोजनेशन ऑफ द एल्कीन। एल्कीन की जब हमें हाइड्रोजनेशन करनी हो तो उस वक्त हम इस कैटलिस्ट को यूज करते हैं। सो दैट इज, दीज आर दी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के आज हमने बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट देखे, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने इकट्ठे किए, और वो सारी बातें आपको बताई, वो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, आपके सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेरे से कलेक्ट हो पाए वो मैंने आपको सारे बता दिए। क्या पता इनमें से कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। सो बेटा थैंक यू, दैट ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, थैंक यू।